यहाँ पे उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करने वाली जो रेखा है इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो अगर पूछे लॉन्गिट्यूड कितने हैं 361, पूछे रेखाएं कितनी लॉन्गिट्यूड्स में, देशांतरीय रेखाएं कितनी है तो 360 होने वाली है। फ्रांस की एक टेरिटरी यहाँ भी है, फ्रांस की एक टेरिटरी यहाँ भी है, फ्रांस की कुछ टेरिटरीज यहाँ भी है। तो फ्रांस खाली यूरोप में ही नहीं है, फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज भी हैं, जो आपको साउथ अमेरिका, जो आपको नॉर्थ अमेरिका के आसपास में, जो आपको अफ्रीका के आसपास में, जो आपको इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, साउथ ईस्ट एशिया में भी देखने को मिलेगी। क्या ऐसा लग रहा है ये जैसे सारा कुछ पहले जुड़ा हुआ था, किसी कारणवश इनमें जो है कहीं न कहीं जो विस्थापन देखने को मिलता है, ये आपस में टूटते हैं और दूर दूर जो है विस्थापित हो जाते हैं, ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाते हैं। तो आप में से कई लोग जानना चाहते होंगे कि सर पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या है, कौन सी भट्टी, कौन सा इंजन, कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी? तो आपको पता होगा, तो दो ओशनिक प्लेटें भी टकराई, कोई एक तो उसमें से भारी होगी ना, तो जो ओशनिक प्लेट भारी होगी वो नीचे डूब जाएगी, बेनियोफ जोन में जाएगी, लावा बनाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पीडब्ल्यू ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। इस मंच पे हम सभी एक बार मिलके बात करने वाले हैं संभव में। संभव एक यूट्यूब सीरीज जहां आपको मिलने वाला है हिंदी में पूरे विषयों का एक सकल, सहज और परीक्षा उपयोगी ज्ञान। यहाँ क्लास के उपरांत नोट्स भी आप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की एप्लीकेशन के ऊपर जाकर के डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ संभव बैच बिल्कुल फ्री है आप दोस्तों के लिए, और वीडियो के अंदर दिए गए लिंक के अंदर ही आप क्लिक करके कहीं न कहीं एक्सेस भी इसका प्राप्त कर पाएंगे। आज हम इसके सेकंड क्लास के ऊपर मिल रहे हैं। इस सेकंड पार्ट भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, आइए इसको एक बार जानकारी में लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो है अक्षांश और देशांतरों की बात की थी। यहाँ देशांतर क्या होते हैं, किस प्रकार ये देशांतर जो है किसी भी स्थान विशेष के समय और तिथि की गणना के अंतर्गत महत्व रखते हैं। ये मात्र एक काल्पनिक रेखाएं ही नहीं है, बल्कि एक इस प्रकार का ग्रेटिक्यूल सिस्टम देते हैं जिससे कि हमें कई महत्वपूर्ण स्पेस साइंस हो, अर्थ साइंस हो या फिर फिजिकल ज्योग्राफी अवलोकन से रिलेटेड कई सिद्धांत जो हैं इससे परिपूर्ण किए जा सकते हैं। वह इसके उपरांत हम लोग कई महत्वपूर्ण अवधारणाओं की बात करेंगे जो कि हमारे चैप्टर भू आकृतिक विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी की आधारशिला भी है। यहाँ हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बातचीत करने वाले, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अल्फ्रेड वेगनर 1912 एंड 14। यहाँ इसके उपरांत हम समझने की कोशिश करेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, किस प्रकार कई प्रोपाउंडर्स ने मिल करके इस थ्योरी को इस प्रकार करेक्ट करने की कोशिश की जहां अर्थ के ऊपर कॉन्टिनेंट्स का हो या ओशियंस का हो क्यों एग्जिस्टेंस है, किस प्रकार इनमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, क्या सृजन देखने को मिलता है, क्या प्लेट किनारे होते हैं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, और इसके साथ में ही हैरी हेस का जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग जानकारी में लेने की कोशिश करेंगे और अगले 1-1.5 घंटे तक पूरे फोकस से क्लास को पढ़ेंगे। क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। मैं हमेशा कहता हूँ क्लास में ज्ञान का होना और उसकी प्रायोजकता का होना, यही कहीं न कहीं जो है सकल ज्ञान की प्राप्ति में आपको मदद करने वाला है। अगर आप पढ़ने के अंदर इच्छुक हैं तो इच्छा शक्ति के अलावा अपनी इच्छा शक्ति भी रखिए कि क्लास को आप अंत तक जरूर देखें और साथ में ही नोट्स जरूर बनाते चले, क्योंकि ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल यूजफुल सिद्ध होने वाली है। यहाँ दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताता हूं कि आप यूपीएससी के लिए अगले 1 वर्ष में या 2 वर्ष में या 3 वर्ष में अगर टारगेट लेके चल रहे हैं तो आप हमारे 1 ईयर 2026 टारगेटेड प्रोग्राम प्रहार, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और टाइटन जो इंग्लिश में है, उसे एक नॉमिनल प्राइस के ऊपर एनरोल कर पाएंगे। 2 ईयर प्रोग्राम में हमारे पास में संकल्प और पिनेकल बैच है दोस्तों, जो कि हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में मिलने वाले हैं आपको। ये भी एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आप इसे अवेल कर पाएंगे। और 3 ईयर प्रोग्राम जो प्रारंभ प्रोग्राम है, सब बच्चों का सबसे चहिता, जो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ लर्निंग एक्सपीरियंस यहाँ देखने को मिलेगा। बहुत ही बेसिक एनसीईआरटी से लेकर के आपके फाउंडेशन से लेकर के ऑप्शनल की जर्नी जो है इसमें कंप्लीट की जाएगी। 3 वर्षों में आपके कॉलेज के साथ ही आप हिंदी में हैं चाहे इंग्लिश में हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ही जो है भविष्य में आपको दिया जाएगा। अभी ऑनलाइन दिया जा रहा है, भविष्य में ऑफलाइन भी कई सेंटर्स पे यह अवेल करवाया जाएगा दोनों माध्यम के अंतर्गत। ये नॉमिनल प्राइस पे आपको इसकी भी जो है एनरोलमेंट मिल जाएगी दोस्तों। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अधिक जानकारी दे रखी है जहां से आप प्राप्त कर पाएंगे कि किस प्रकार मात्र यहाँ
कंटेंट ही नहीं, कंटेंट के उपरांत टेस्ट और उसका रिवीजन यानी CTR क्लासरूम टेस्ट रिवीजन का ये जो मॉडल है, ये आपकी क्लास की तैयारी को और लक्ष्य उन्मुख बनाएगा और कहीं गंतव्य उन्मुख बनाएगा एंड विल मेक श्योर कि अगर आप में वो इच्छा शक्ति है, अगर आप में वो प्रबल इच्छा शक्ति है, देन यू विल रियलाइज कि ये सबसे बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और PW ओनली IAS को चुनना आपका सबसे महत्वपूर्ण अभ्यर्थी जीवन का निर्णय सिद्ध होगा। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। आइए आज हम संभव सीरीज के अंदर भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेसन और टॉपिक्स की तरफ बढ़ चलते हैं। आज का शीर्षक रहने वाला है भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी। इसकी बेसिक जानकारी हमने कि पृथ्वी सौर मंडल में कहाँ है, पृथ्वी में अक्षांश, देशांतर, इसकी घूर्णन, इसके परिक्रमण के बारे में, उनके प्रभाव के बारे में हमने जानकारी ली थी और क्लास के अंत तक हमने अक्षांशों को समझा था। वह देशांतर और समय गणना जो है आज हम क्लास के अंदर जानकारी मिलेंगे। तदुपरांत हम यहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले कई प्रमुख सिद्धांत है जिन्हें जानना जरूरी है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। महाद्वीप कहाँ हैं, महासागर कहाँ हैं, इनकी चलयमानता क्या है, इनमें परिवर्तन क्या हो रहा है, परिवर्तन के कारक क्या हो रहे हैं। तो कई सिद्धांत है, कई थ्योरीज है, हम उन थ्योरीज की बात आज क्लास में करने वाले हैं दोस्तों। और इन्हीं के आधार पे आगे हम लोग ज्वालामुखी व भूकंप जैसे विषय जो हमारे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, इनकी भी एक समग्र अकादमिक विवेचना आपके समक्ष रखने की सकल चेष्टा की जाएगी। क्लास को शुरू करो उससे पहले बताना चाहूंगा, क्लास के साथ में आपकी होनी चाहिए बिल्कुल कनेक्टिविटी, मतलब कागज, कलम और एकांत, ये तीन चीजें अनिवार्य है क्लास को अटेंड करने के लिए। जब आप क्लास पढ़ रहे हैं तो क्लास को पढ़ते वक्त एक संकल्प लीजिए कि अंतिम तक यह 1-2 घंटे की क्लास या 1.5 घंटे की क्लास, जो भी अंतराल होगा, मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि आपको सहजतम सरलतम शब्दों में समझाया जाए। यह क्लास हम लोग अंग्रेजी के अलावा हिंदी माध्यम के भी जो है कई क्लिष्ट शब्द जो है, क्लिष्ट कंसेप्ट जो बच्चों को रहता है अक्सर, अगर हमें ये चीज बता दी जाए तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मेरी तरफ से भी रहेगा कि जो अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी उसे देख रहा है वह भी कर पाए। और यूपीएससी के अलावा जो अन्य स्टेट पीसीएस और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी इस क्लास की उतनी ही रेलेवेंस है जितनी की आईएएस के सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में। आइए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं आपको कि क्लास की अपडेट्स, कंटेंट, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे पीडब्ल्यू एप्लीकेशन के फ्री बैच संभव बैच से। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये क्यूआर कोड है, इससे स्कैन कर सकते हैं। जगदीश जांगेड़ सर पीडब्ल्यू, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इस कम्युनिटी के अंतर्गत अभी वर्तमान में 40,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी दैनिक करंट अफेयर हेतु और हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम के रिलेटेड जितने भी आपके पास में करंट इश्यूज हो, उनके एनालिसिस हो, उनके माइंड मैप शॉर्ट नोट्स हो, एनसीईआरटी समरीज हो, उससे रिलेटेड कनेक्टेड है। तो आप भी जुड़े रहिएगा एंड विल डेफिनेटली मेक श्योर कि आपको यहाँ वह हर चीज मिले जिस चीज के लिए आपने इस मंच को चुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा रिकैप करते हैं। रिकैप मतलब पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, पृथ्वी के बारे में जानकारी ली थी, पृथ्वी के शेप के बारे में जानकारी ली थी कि पृथ्वी का आकार कैसा है। उस आकार के बारे में हमने कहा था कि पृथ्वी का आकार एक बहुत ही यूनिक आकार है, इसे बुआब कहा गया है, जियोइड भी इसे कहा जाता है। इसी कारण यह ध्रुवीय क्षेत्र में कहीं चपटी है तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो है ये एक्सपेंडेड देखने को मिलती है। एक्सपेंडेड का क्या मतलब हुआ, विस्तारित देखने को मिली। उसके पीछे रीजन भी हमने जानकारी ली थी कि सर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, अब केंद्रीय बल लगता है, जिसके कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र में पृथ्वी जो है वह विस्तारित है। इस फलस्वरूप विषुवत रेखीय त्रिज्या जो है वह ध्रुवीय त्रिज्या से अधिक देखने को मिली थी। ध्रुवीय क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण ज्यादा देखने को मिला था, विषुवत रेखीय क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण कम देखने को मिला था। क्या हमने इन्हीं चीजों की फलतः ये भी जानकारी ली थी कि यही कारण है कि अधिकतर जो अंतरिक्ष प्रक्षेपास्त्र केंद्र हैं आपके पास में प्रक्षेपण के, वह सारे केंद्र विषुवत रेखीय क्षेत्र या विषुवत रेखीय क्षेत्र के नजदीकतम बिंदुओं पे बनाए जाते हैं और महाद्वीपों के पूर्वी तटों पे बनाए जाते हैं। इसके उपरांत हमने पृथ्वी की गतियों की बात की। पृथ्वी मूलतः दो गतियां करती है, अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री के झुकाव के साथ में, इस अक्षीय झुकाव के साथ में पृथ्वी 23 घंटे के अंदर 56
मिनट और 4 सेकंड हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सर लगभग 24 घंटे में एक चक्र अपनी अक्ष के ऊपर पूर्ण करती है, घूर्णन करती है, जिसे घूर्णन भी हमने नाम दिया था। पर आपको पता हो कि इसके प्रभाव क्या है? हमने कहा था दिन और रात होता है। हमने कहा था कि सर इन्हीं चीज़ों के घूर्णन के प्रभाव के कारण कोरियोलिस बल भी लगता है। इसी के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में भी हमने जानकारी ली थी। प्रदीप्ति व्रत की हमने जानकारी ली थी और कोरियोलिस बल के फलस्वरूप लास्ट में हमने ये चीज़ भी जानकारी ली थी कि सर इसी कारण साइक्लोन और एंटी साइक्लोन भी बन रहे हैं। अगर आपने लास्ट क्लास को अगर अच्छे से अटेंड किया है तो आपको सब पता होगा। यही नहीं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी करती है। दूसरी गति जो है वह ऑर्बिट, एक कक्षा के अंदर पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण भी करती है। तो परिभ्रमण के अलावा परिक्रमण दूसरी गति है। इसमें पृथ्वी कई बार सूर्य से ज्यादा दूरी पे तो कई बार नजदीक होती है। इसे अपसौर और उपसौर अवस्था कहा जाता है। ये एक एलिप्टिकल, एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है। इन दोनों गतियों की जानकारी और उनके प्रभावों की विवेचना के बाद में हम लोग अक्षांश देशांतर की समझ के लिए आगे बढ़े थे। यहाँ हमने जानकारी ली थी कि मुख्य मूल कौन कौन से आपके अक्षांश रेखाएं होने वाली हैं, है ना। सबसे पहले हमने भूमध्य रेखा 0 डिग्री इक्वेटर की बात की थी। इसके ऊपर 2 ट्रॉपिक्स की बात की थी। यहाँ पे जहाँ सूर्य की रेखाएं 90 डिग्री तक ऊर्ध्वाधर पहुंच सकती हैं, वर्टिकल पहुंच सकती है ना। उत्तरी गोलार्ध में इसे हमने कर्क रेखा का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है। वह मकर रेखा के आसपास में जो है, जो दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के रूप में देखने को मिलेगा। यहाँ पे ही आर्कटिक और एंटार्क्टिक व्रत की हमने बातचीत की थी दोस्तों, और इसके ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल्स की भी हमने बात की थी। यहाँ इसी जो है परिक्रमण के दौरान, रेवोल्यूशन के दौरान ही हमने एक भी कहा था कि सर यहाँ पे समर सॉलिस्टिस, ग्रीष्म अयनांत भी होगा, वह शीत अयनांत भी होगा। 21 जून का दिन जब सूर्य की सीधी ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो हैं उत्तरी गोलार्ध में लगभग कर्क रेखा के ऊपर गिरती हैं, और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और सर्दी जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलेगी। ठीक 6 महीने के अंतराल के बाद में 22 दिसंबर के समय के उपरांत आप देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है, और इसके फलस्वरूप सूर्य की सीधी ऊर्ध्व रेखाएं जो हैं, प्रकाश की किरणें जो हैं, वह मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे गिर रही है। दक्षिणी गोलार्ध ज्यादा उष्मा का अनुभव कर रहा है, वहां गर्मी होगी। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी। इन सब चीजों की जानकारी लेने के उपरांत हमने यहाँ क्लास को कंप्लीट किया था और ये बताया था कि सर अक्षांश क्या है और देशांतर क्या होते हैं। अक्षांश और देशांतर की समझ के अंतर्गत हमने ये जानकारी ली थी कि सर अक्षांश जनरली हमें तापमान के बारे में, तो देशांतर जो है हमें समय की जानकारी देते हैं। हमने इस ग्रेटिक्यूल सिस्टम को भी जानकारी में लिया था। अक्षांश के बारे में फिर कहा था कि सर हमारे विश्वत रेखीय तल से जो कोणीय दूरी होती है ना, सारे बिंदुओं को मिला दिया जाए तो एक वृत्त बनता है। पर उसको अगर हम 2D में देखेंगे तो हमें तो एक लाइन के रूप में देखने को मिलेगा। फलतः इसे हम लोग क्या नाम देने वाले हैं दोस्तों? इसे हम नाम देने वाले हैं अक्षांश, है ना। तो अक्षांश की हमने बात क्या की थी? अक्षांश की परिभाषा क्या पढ़ी थी दोस्तों हम लोगों ने? कि अक्षांश क्या होने वाला है दोस्तों? यह पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान का अक्षांश वह डिग्री, वह बिंदु होगा जो विषुवत रेखीय तल से उसकी कोणीय दूरी दर्शाता है। हम कहते हैं 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे अक्षांश है। और ये अक्षांश का मतलब कि आप विषुवत रेखीय तल से इतने एंगुलर डिस्टेंस पे लोकेटेड है। यहाँ पे हमने लास्ट में भी जाना था कि 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ और इक्वेटर मिलाकर के 181 मानक अक्षांश हैं। जबकि अगर आपको रेखाएं पूछी जाएं तो इसमें से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को हटा करके मूलतः 179 आपकी जो है अक्षांश रेखाएं देखने को मिलने वाली हैं दोस्तों। इन सब चीजों को बेसिकली हमने लिखा भी था, नोट्स के अंदर भी हमने कंक्लूड किया था और आपने नोट भी किया था। अब इस अक्षांश रेखाओं का या फिर इस कोणीय दूरी का विषुवत रेखीय तल से महत्व क्या है? इसका महत्व पृथ्वी के किस स्थान पे क्या तापमान हो सकता है, इस तापांतर के जानकारी के बारे में भी रहने वाला है। तो पृथ्वी के ऊपर कई सारे जो है हीट जोन से, कई सारे जो है अलग अलग एरियाज है, जैसे कि इक्वेटोरियल एरिया और कर्क और मकर रेखा के बीच का एरिया। जैसे इक्वेटोरियल एरिया पे गर्मी देखने को मिलेगी, ये है 5 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में। जबकि 5 डिग्री से 25 डिग्री के बीच वाला एरिया उसे उष्ण कटिबंध कहा गया है। 5 से 25 के बीच में उष्ण कटिबंध कहा गया है। यहाँ भी गर्मी जो है अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इससे ऊपर वाला एरिया जो है 25 से 66 एंड हाफ, है ना, 66 एंड हाफ, इसको हम लोग कहे हैं शीतोष्ण, टेम्परेट एरिया, है ना। तो ये जो शीतोष्ण कटिबंध है, यहाँ तापमान जो है कम होता है, सूर्य की रेखाएं
ऊर्ध्वाधर नहीं आकर के जो है क्या देखने को मिलेगी, तिरछी गिरेगी, और फलस्वरूप क्या होगा, यहाँ तापमान कम होगा, हीट कम रिसीव होगी। जबकि हम बात करते हैं 66.5 से 90 डिग्री नॉर्थ, 66.5 से 90 डिग्री साउथ, ये वाला एरिया जो है इसे हम फ्रिजिड जोन, पोलर रीजन या फिर शीत कटिबंध ध्रुवीय क्षेत्र भी कहते हैं। इस ध्रुवीय क्षेत्र में हमने कहा 6 महीने के दिन 6 महीने की रात होगी, पृथ्वी सीधी नहीं है, अपने अक्ष पे झुकी हुई है। अगर सूर्य का ये पृथ्वी का जो गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है वहां पे दिन देखने को मिलेगा, जो उससे परे है वहां रात देखने को मिलने वाली है। इसके उपरांत हमने ये भी जानकारी ली थी कि 0 से 90 डिग्री तक के जो अक्षांश उसे अलग अलग भागों में भी हम लोग जो है विभाजित या वर्गीकृत कर सकते हैं। 0 से 30 को हम लोग निम्न, 30 से 60 को हम लोग मध्य, जबकि 60 से 90 डिग्री अक्षांशों को हम लोग उच्च अक्षांश की संज्ञा देने वाले थे। अब क्लास को शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि ये तो रिकैप हो गया। देखो रिकैप करना बहुत जरूरी है। रिकैप से देखो पिछली क्लास की सारी डस्ट झड़ गई। अब पढ़ने की इफेक्टिवनेस आएगी तुम्हें इस रिकैप के माध्यम से। देशांतर से हमने कहा था कि हम आगे से वापस जो है चीजों को कनेक्ट करेंगे। देशांतर रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं, ये पूर्ण वृत्ताकार नहीं अपितु अर्धवृत्ताकार होती हैं, है ना। तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करने वाली जो रेखा है, इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, इसे कहा जाएगा देशांतर रेखा, इसे कहा जाएगा लॉन्गिट्यूड। यह प्रधान मध्याह्न तल से, जैसे मैंने बताया था कि अगर ये हमारी पृथ्वी है, इसे बीच से विभाजित किया जाए तो पृथ्वी इस प्रकार यहाँ पे दो दो भागों में विभाजित हो जाएगी। यह है आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर, यह है आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर। पश्चिमी गोलार्ध में पूर्वी गोलार्ध, गोले का आधा गोल अर्ध। कौन सा गोल अर्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। तो यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है मित्रों, इसे ही तो हम संज्ञा देते हैं, इसे हम क्या संज्ञा देते हैं कि गुरुजी ये जो है क्षेत्र, यही तो आपके पास में क्या है, ये है आपका प्रधान मध्याह्न रेखीय तल, प्राइम मेरिडियन प्लेन। तो जैसे विषुवत रेखीय तल था यहाँ बीच वाला, जिसको हमने कैलकुलेट किया था, उससे एंगुलर डिस्टेंस को अक्षांश कहा था, वैसे ही यहाँ पे प्रधान मध्याह्न रेखीय तल होगा, प्राइम मेरिडियन प्लेन होगा, जो कि ये वाला प्लेन है। और इससे कोणीय दूरी जो देखने को मिलेगी, उस एंगुलर डिस्टेंस, उस कोणीय दूरी को ही हम लोग देशांतर कहने वाले हैं, है ना। तो देशांतर जो है इनको लॉन्गिट्यूड्स भी कहा जाता है, ये याद रखा जाए, है ना। पहले एक रेखा खींचनी जरूरी है। जो पहली रेखा हम लोग खींचेंगे दोस्तों, ठीक है ना, वह तो कई जगह से भी खींची जा सकती है आपके पास में। तो इसलिए हमारे पास में जैसे ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी को अगर मेरे को दो भागों में विभाजित करना है बीच से, तो सर ये सेंटर से ये जो लाइन निकल रही है ये इक्वेटर है, तो बीच से सिर्फ यही एक लाइन हो सकती है जो दो भागों में विभाजित कर सकती है। पर अगर पृथ्वी को मैं यूं खड़ा डिवाइड करना चाहूँ, तो चाहे मैं ये लाइन यहाँ से खींच लूँ, चाहे थोड़ा सा घुमा करके यहाँ से खींच लूँ, चाहे थोड़ा घुमा करके यहाँ से खींच लूँ, राइट। यानी मेरे पास में देशांतरीय आधार पे अगर मुझे पृथ्वी को विभक्त करना है, पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करना है, तो मेरे पास में क्या रहेगा, एक डिस्क्रिशन है, मेरे पास में एक निर्णय लेने की क्षमता होगी कि मैं पृथ्वी के किसी भी हिस्से से जो है सबसे पहली रेखा खींच लूं, और फिर उससे एंगुलर डिस्टेंस, उससे कोणीय दूरी कैलकुलेट करते हुए उसके ईस्ट में, उसके वेस्ट में, उसके लेफ्ट में, उसके राइट में अन्य सारे के सारे बिंदुओं को जो है मैं क्या कर दूं, जो है विभाजित कर दूं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज समझनी है कि सबसे पहली जो हमने रेखा खींची, जैसे अभी ये कहेंगे गुरुजी अर्थ तो हमारी कुछ ऐसी दिखती है, अर्थ तो कुछ हमारी ऐसी दिखती हैं, और आपने खोल करके कुछ ऐसा मैप बना लिया है। देखिए उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का कारण बताता हूँ। हमें पढ़ने के लिए चीजों को कई बार 2D में देखना पड़ता है, जो हम कॉपी में, किताब में, दिमाग में आसानतः समझ पाए। उसी चीज को ही, जैसे ये मैप जो है, अगर ये जो इस पे चिपकाया गया है ना कोई कागज, ये कागज कैसे चिपकाया गया होगा, कि सर पहले कहीं प्रिंट किया गया होगा, और फिर प्रिंट करने के बाद में जो है इसको कागज को चिपकाया गया होगा, है ना। और कागज के दोनों सिरे आकर के लगभग लगभग यहाँ पे पैसिफिक के आसपास में, ये प्रशांत महासागर के आसपास में कहीं न कहीं कनेक्ट किए होंगे। यस और नो, ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना। तो यहाँ पे आप सोचिए, ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब के मैप को हमने पूरा खोल दिया। इसको खोलने के उपरांत हम लोगों ने इसको पूरी तरीके से फैला दिया, ये पूरा का पूरा ग्लोब मान लीजिए। तो अब इस ग्लोब पे हमारे डिस्क्रिप्शन पे होता है कि कहाँ पे कौन सी रेखा खींची जाए। तो सपोज हमने यहाँ पे सबसे पहली जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन खींचनी है, जिसको हम लोग लंदन से खींच सकते हैं। सर लंदन ही क्यों,
जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सारे ये डेवलपमेंट चल रहे थे आज से कई दशकों और शतकों पहले की बात है। जब यह सारे डेवलपमेंट चल रहे थे 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी के अंत तक भी, तब जिसकी लाठी उसकी भैंस कॉलोनाइजर कौन था सबसे बड़ा? यूरोप। तो यूरोपीय शक्तियों के द्वारा ही ये चीज सही किया गया। जो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये भी बोले भाई, जहां लंदन है, जहां लंदन है वहीं से हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने ग्रीनविच शहर से ही, जहां से यूके है, ब्रिटेन है, वहीं से ही एक लाइन खींच लेते हैं। मतलब जो मैंने अभी आपको समझाया कि सर मैं पृथ्वी में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को कनेक्ट करना है, तो मैं चाहे यहां से कनेक्ट करूं, चाहे मैं यहां से कनेक्ट करूं, जो मेरे को 0 डिग्री खींचना है ना, सबसे पहली रेखा खींचनी है ना, वो मैं कहीं से भी ले सकता हूं। पर भारत से क्यों नहीं ली, ऑस्ट्रेलिया से क्यों नहीं ली, यूएसए से क्यों नहीं ली? क्योंकि सर इनका उस वक्त तक जो है इतना ज्यादा प्रभाव नहीं था। किसी एक को तय करना था। वैज्ञानिक कम्युनिटी उस वक्त भी आपको पता होगा कि कई पेट्रोनेज के अंदर काम करती थी। तो उस वक्त भी यहाँ पे फंड करने वाले जो बड़े बड़े बैंक्स हुआ करते थे, या फंड जो बड़े बड़े संस्थान चलते थे, वह राजे रजवाड़ों के माध्यम से चलते थे, जो कि कॉलोनाइजर्स के द्वारा ही फंड किए जाते थे। तो आपको पता होगा कि सर यहाँ पे लंदन, यूरोप, यूके, ब्रिटेन, ये सबसे बड़ा कॉलोनाइजर था। और यह कॉलोनाइजर ने अपने पावर को एक्सरसाइज किया। यहाँ पे है ये लंदन, ये रहा है ना, समवेयर ओवर हियर। थोड़ा सा रिफ्लेक्स आ रहा है लाइट का, है ना। अब मैं कैसे समझाऊं इस चीज को, आप इस तरीके से देखिएगा, ये रहा यूरोप, और यहाँ से जो है ये सबसे पहली प्राइम मेरिडियन लाइन खींची गई। तो यहीं से क्यों खींची, इसके थोड़ा लेफ्ट या इसके थोड़ा राइट से क्यों नहीं? क्योंकि इनके द्वारा जो प्रशासनिक, जो अकादमिक, जो इनकी औपचार जो कहीं न कहीं जो है औपनिवेशिक शक्तियां जो थी, प्रभाव जो था, उसका प्रयोग किया गया। और अपने ही शहर लंदन के एक ग्रीनविच शहर से, लंदन के ग्रीनविच टाउन से जो है इस रेखा को खींचा गया। ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है वहां पे भी है। तो ये ग्रीनविच क्या है आपके पास में, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। ये क्या है? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन को हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा? प्रधान मध्याह्न रेखा। मध्याह्न मतलब मीडियन, मतलब बीच वाली रेखा। जो सबसे बीच वाली रेखा होगी, जिसको हमको तय करना है कहाँ से खींचना है। बाकी सारे डिस्टेंस इसके लेफ्ट और राइट में डिग्री के अंदर 1 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री लेफ्ट, या 1, 10 या 20 डिग्री राइट। तो इस तरीके से हम चूज करेंगे। वो तो बात की बात है, पहले एक रेखा तो आपको खींचनी पड़ेगी ना। तो वह रेखा खींचने के लिए हमने ग्रीनविच शहर को मानक बनाया, और यहां से फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल से कनेक्टिंग लाइन जो है वो आज कहाँ से निकलती है? इसी ग्रीनविच शहर से निकलती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और इस ग्रीनविच रेखा से लेफ्ट और राइट, ईस्ट और वेस्ट, है ना, हम लोग दुनिया को बांटते हैं। जैसे इसके पूर्व में हो गया पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसके पश्चिम में हो गया पश्चिमी गोलार्ध, जिसको हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर, WH लिख लेते हैं। अब यहां से लेकर के, जैसे मैं एक वृत्त कहता हूं, है ना, ये है यहाँ पे, यहां से लेकर के यहां तक कितने डिग्री का कोण हुआ? आप कहेंगे गुरुजी 90। ठीक है सर, यहां से लेकर के यहां तक कितना हुआ? आप कहेंगे गुरुजी और 90 जोड़ दीजिए। सर इसके और इसके बीच में कितना हुआ? आप कहेंगे और 90 जोड़ दीजिए। सर इसके और इसके बीच में कितना हुआ? आप कहेंगे और 90 डिग्री जोड़ दीजिए। ठीक है। तो अगर सोचिए, यहां से लेकर के अगर मुझे ओवरऑल यहां तक पहुंचना है, तो पृथ्वी को लगभग लगभग एक सेम जगह पे लाने के लिए मेरे को 90 90 90 90, तो एक चक्र में लगभग कितने हो गए? 360 डिग्री हो गए। एक चक्र बराबर क्या हो गया? 1 रोटेशन। एक घूर्णन में 360 डिग्री होते हैं। तो इस प्रधान मध्याह्न रेखा जो है, इसके भी चारों तरफ मैं कितने एंगुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाऊंगा? 360, है ना। अब ये 360 का क्या मतलब होगा सर? कुछ इसके लेफ्ट में होंगे, कुछ इसके राइट में होंगे, कुछ इसके पश्चिम में, तो कुछ इसके पूर्व में होंगे। तो 360 के आधे राइट में है और आधे लेफ्ट में, तो आधे राइट वालों को हमने कह दिया 180 डिग्री, है ना। तो आपके पास में वेस्ट वाले हो गए, और बाकी वाले क्या हो गए? 180 डिग्री आपका ईस्ट वाले। तो यहां से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 50, 80, 90, 100, लगभग 180 डिग्री वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर आ गया, 180 डिग्री वेस्ट। और इसी तरह इस प्राइम मेरिडियन लाइन से 1 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री ईस्ट वाली भी एक रेखा होगी। अब याद रखो, ये सारा क्या है? ग्लोब पे चल रहा है मामला, पूरा जो स्फेयर है, जो पूरा गोला है ना। अब इस के ऊपर जो है आपको पीछे से, अगर सोचिए इसी कागज को उठा करके प्रिंट करके एक ग्लोब पे चिपकाना, तो क्या करेंगे सर? इसको चिपकाएंगे ना, तो इसको पीछे से मोड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सर ये 180 डिग्री वाली रेखा ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट वाली रेखा जो है, दोनों एक पर्टिकुलर लाइन पे जाकर के सुपर इम्पोज कर जाएगी। दोनों ही एक पर्टिकुलर लाइन जो है वह सेम ही कहलाएगी। तो यहाँ पे अगर कोई कहे आपको कि सर हमारे पास में कितने लॉन्गिट्यूड है, बोलेंगे सर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है,
180 इसके लेफ्ट और 180 इसके राइट में, तो टोटल 361 होने चाहिए आपके पास में, है ना। तो रेखाएं इसमें से कितनी होगी, 360 ही होगी। बोले ऐसा क्यों सर, टोटल 180 180 360 और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन 361 होना चाहिए। पर आपको याद रखना है कि ये 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट जब पीछे जाकर के मिलेंगे तो ये सेम रेखाएं होगी, एक रेखा ही होगी, तो इसके कारण लाइंस जो है इसमें एक कम होगी, है ना। तो अगर पूछे लॉन्गिट्यूड कितने हैं 361, पूछे रेखाएं कितनी लॉन्गिट्यूड्स में, देशांतरीय रेखाएं कितनी है, तो 360 होने वाली है। ये सारी की सारी जो है पृथ्वी के अंदर उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से कनेक्ट करने वाली होती हैं। अतएव आपको यह पता हो ये सारे के सारे क्या है आपके पास में, अर्धवृत्ताकार है, सेमी सर्कल होती है ना। और इनकी सबकी दूरी समान होती है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में हमेशा डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे हमने कहा अक्षांशों की दूरी जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग उच्च अक्षांशों पे जाते हैं तो कम होती जाती है, पर देशांतरों की दूरी हमेशा सेम रहती है। बस इनमें ये याद रखना है कि इनमें एक देशांतर और दूसरे देशांतर के बीच अधिकतम दूरी जो है वह लगभग इक्वेटर के आसपास, देखो सबसे ज्यादा दूरी इक्वेटर के आसपास, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में जाते जाते सब मिल जा रहे हैं, तो ये समानांतर नहीं है, इनके बीच का अंतराल बढ़ता घटता रहता है। इक्वेटर के आसपास में अंतराल ज्यादा है जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में अंतराल कम हो चुका है। तो यह बेसिक चीज मैंने आपको लिखवा दी है कि देशांतर क्या है, उस एरिया का प्राइम मेरिडियन प्लेन यानी प्रधान मध्याह्न रेखीय तल जो है उसके पूर्व या पश्चिम में कोणीय दूरी को दर्शाता है, उसके एंगुलर डिस्टेंस को दर्शाता है। जैसे हमने ग्रीनविच लाइन खींच ली, इस ग्रीनविच लाइन के 1 डिग्री ईस्ट 1 डिग्री वेस्ट, है ना, किधर है 1 डिग्री ईस्ट है या 1 डिग्री वेस्ट है, 10 डिग्री ईस्ट है या 10 डिग्री वेस्ट है। इस तरीके से आप लोगों को चीजें याद रखनी। तो क्या है, मेरे साथ में दोहराओ, क्या है देशांतर। देशांतर को परिभाषित करना बहुत ही जरूरी होता है। आप विशेषताएं ना बताइए अपितु उसकी परिभाषा में ये चीज जरूर लिखिए कि हमारी पृथ्वी की सतह पे किसी भी स्थान का देशांतर जो है वो उस स्थान का क्या होता है, प्रधान मध्याह्न रेखीय तल से प्राइम मेरिडियन प्लेन से डिस्टेंस होता है, एंगुलर डिस्टेंस होता है। कौन सा डिस्टेंस, कोणीय दूरी होती है, ठीक है ना। बस ये चीज याद रखना कि सर यहाँ पे प्रधान मध्याह्न रेखीय तल से कोणीय दूरी, अक्षांश की क्या लिखी थी कि सर वहां पे विषुवत रेखीय तल से कोणीय दूरी थी, यहाँ पे प्रधान मध्याह्न रेखीय तल से कोणीय दूरी। तो परिभाषा को सही तरीके से जो समझ गया और याद कर पाया, लिख पाया, मान लो कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं तो कुल मानक आपके पास में 361 होंगे, जबकि अगर मैं रेखाएं खींचने का आऊं तो आपके पास में 360 ही होती है, क्योंकि 180 डिग्री पूर्व और पश्चिमी देशांतर समान होती है ना। ये सारी की सारी क्या होती है दोस्तों, अर्धवृत्त होती हैं, और इन रेखाओं की लंबाई जो होती है हमेशा बराबर होती है ना। तो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, चाहे मैं किसी भी दिशा से चला जाऊं तो हमेशा यह देशांतर रेखाओं की लंबाई तो समान होगी, पर इनके बीच की जो दूरी होती है वह याद रखिएगा कि सर इक्वेटर विषुवत रेखा के आसपास में ज्यादा होगी, और लगभग ये कहा जाता है कि 1 डिग्री का डिस्टेंस क्या होगा, 111 किलोमीटर का होगा, जो देशांतर वाला होता है। और याद रखना कि जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, ध्रुव के आसपास में तो एकदम शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो देशांतरों का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं फिर सर, यह समय की गणना में काम आता है। समय की गणना में कैसे काम आता है सर, मान लीजिए आपके पास में एक ग्रीनविच कहाँ है, जहां से हमने अभी यहाँ पे बताया ना कि सर ये है आपका 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जो कि आपके पास में यूके के ग्रीनविच शहर से जो है गुजरती हुई रेखा से काउंट किया गया है, ठीक है ना। तो इसको ग्रीनविच रेखा कहा गया है, इसी को ही प्राइम मेरिडियन कहा गया है, इसी को क्या कहा गया है, प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा कहा गया है। अब याद रहे कि प्रश्न आएगा कि यह कौन कौन से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कौन कौन से देशों से निकलती, कौन कौन से महाद्वीपों से निकलती, कौन कौन से ओशियन से निकलती है, तो याद रहे सबसे ऊपर क्या है, आर्कटिक। आर्कटिक क्या है, यह एक महासागर है, ओशियन है। फिर क्या है, यूरोप। यूरोप क्या है, महाद्वीप। यूरोप के कौन से शहर, बोले यूके, फिर कौन सा, फ्रांस, फिर कौन सा, स्पेन। यूके, फ्रांस और स्पेन, याद रहे ये तीनों के तीनों क्या हुआ करते थे दोस्तों, पहले कॉलोनियल पावर थे। फ्रेंच कॉलोनीज है ना, स्पेनिश कॉलोनीज, ब्रिटिश कॉलोनीज, हम भारत खुद एक ब्रिटिश कॉलोनी रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आप देखेंगे भूमध्य सागर जो है यहाँ पे, जिसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, इसके पास में से ये गुजरती हैं। फिर है ये अल्जीरिया, फिर है यहाँ पे माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, और फिर ये एंटर कर जाती है इस अटलांटिक महासागर में यहाँ।
अटलांटिक महासागर में देखेंगे तो ये इक्वेटर से भी ट्रांसेक्ट करती है, जो विषुवत रेखा है ना 0 डिग्री, उससे भी यह प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ क्रॉस करती है कि सर यह अटलांटिक महासागर, कई हिंदी की किताबों में इसको अंध महासागर भी लिखा जाता है, उससे क्रॉस करती है। यह प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच लाइन, जिसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, यह दक्षिण की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे एंटार्क्टिका तक पहुंचती है। एंटार्क्टिका अगर हम देखें दोस्तों, ये क्या है, ये एक कॉन्टिनेंट है, ये एक महाद्वीप है, मतलब नीचे सतह है, जमीन है, मिट्टी है, पत्थर है, पर क्योंकि यह ध्रुवीय क्षेत्र है, यह पूरा का पूरा फ्रिजिड और ध्रुवीय क्षेत्र होने के कारण शून्य से कई डिग्री तापमान नीचे है और बर्फ और ग्लेशियर्स की मोटी लेयर से यह हमेशा ढका रहता है, एक तरह का क्रायोस्फेयर है ये, ठीक है ना, यह याद रख सकते हैं। तो चूंकि आर्कटिक यहाँ पे पूरा का पूरा हिम आच्छादित है और एंटार्क्टिक यहाँ पे हिम आच्छादित है, तो आप इसको ये ना समझिएगा कि दोनों ही महासागर है, दोनों ही महाद्वीप है, ये महासागर है तो यह महाद्वीप है। यहाँ पे एक एंटार्क्टिक के कौन से एरिया से निकलती है प्रधान मध्याह्न रेखा, तो मेरे साथ बोलो क्वीन मॉड लैंड। कौन सा एरिया दोस्तों, क्वीन मॉड लैंड। ये एक एंटार्क्टिका का वो क्षेत्र जहां से प्राइम मेरिडियन गुजरती हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती हैं दोस्तों। तो अगर आपको यहाँ पे याद रखना हो कौन कौन से देशों से निकलती हैं, तो साथ साथ में लिखो कि सर लंदन का ग्रीनविच है यूके का, फ्रांस, देन स्पेन, देन अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, ठीक है ना। प्राइम मेरिडियन में आने वाले देश कौन कौन से हैं, टोगो और फिर एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका का कौन सा लैंड, क्वीन मॉड लैंड, क्वीन मॉड लैंड। ये चीजें याद रखने योग्य हैं, है ना, और अनुकरणीय है, परीक्षा में पूछने लायक है और पूछी गई भी है दोस्तों। अब हम कह रहे हैं देशांतरों से सर हम समय की गणना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों, कि सर जो देशांतर हैं हम उसके आधार पे उस स्थान का समय कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे सर, पृथ्वी के घूर्णन से इसको रिलेट करते हैं कि सर पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है, ठीक है, परंतु वह 24 घंटे में लगभग जो है वह एक घूर्णन, वह एक रोटेशन पूरा करती है, यानी 360 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी हर 24 घंटे के अंतर्गत। तो अर्थ लगभग आपके पास में एक रोटेशन पूरा करती है। हम यहाँ पे किसी स्थान विषय का समय जो है उससे कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सर अगर 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में फिर कितनी घूमेगी, 15 डिग्री के आसपास में घूमेगी। जैसे अभी आपको पढ़ते हुए कितना टाइम हो चुका है, आधा घंटा, 1 घंटा, तो 1 घंटे के अंदर पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर लगभग कितना घूम चुकी है दोस्तों, या ना, पृथ्वी ओरिजिनल पॉइंट से लगभग 15 डिग्री घूम चुकी है। सर वैसे ही अगर मैं कहूँ 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 15 डिग्री अगर 60 मिनट में है तो 1 मिनट में कितनी घूमेगी, तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ, 60 मिनट डिवाइडेड बाय 15 डिग्री, तो यहाँ पे मेरे को पता चलता है कि सर 1 डिग्री रोटेट करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट्स का टाइम लगता है। तो अगर मैं यहाँ पे किसी भी स्थान से 1 डिग्री आगे या पीछे हूं तो मुझे क्या पता चलेगा, सर मैं उस स्थान से 4 मिनट या तो समय में आगे हूं या समय में पीछे हूं। मैं किसी भी स्थान से अगर 15 डिग्री लेफ्ट या राइट में हूं तो ये क्या पता चलेगा कि सर मैं उस स्थान से या तो 1 घंटा आगे हूं या 1 घंटा पीछे हूं। अब ये 1 घंटा आगे या पीछे का कैसे पता चले, 15 डिग्री का डिस्टेंस बराबर 1 घंटे का समय अंतर रहेगा, पर सर वो समय अंतर में कौन आगे है कौन पीछे है, इसकी महिमा जुड़ी हुई है पश्चिम और पूर्व के अंदर, कि सर आप प्राइम मेरिडियन के पूर्व में है या प्राइम मेरिडियन के पश्चिम में। जो देश ज्यादा पूर्व की तरफ रहेगा वहां का समय ज्यादा होगा, जो देश ज्यादा आपके पास में पश्चिम की तरफ रहेगा, सूर्य लेट पहुंचेगा तो वहां का समय जो है थोड़ा लेट चले। तो आपको ये चीज थोड़ा सा याद रखने योग्य है, थोड़ा और ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे हर देश जो है अपना खुद का फिर एक टाइम पीरियड बनाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि अब पता चल चुका है कि पृथ्वी 360 डिग्री 24 घंटे में, मतलब 1 घंटे के अंदर जो है आपके पास में 15 डिग्री रोटेट होती है। तो हम लगभग किसी को भी टाइम देते हैं तो कैसे देते हैं, जैसे मैं तुमको कहूँ क्लास की शुरुआत में कहा ना बेटा 1-2 घंटे या फिर 1-1.5 घंटे की क्लास है, ढंग से पढ़ाई करना। तो हम कभी भी ऐसा तो नहीं कहते बेटा 35 मिनट की क्लास है, बेटा 43 मिनट की क्लास है, बेटा 53 मिनट की या 13 मिनट की क्लास है, नहीं, है ना। मतलब आप हमेशा समय को लगभग जनरलाइज करके पढ़ना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इसको और आगे विभाजित करूं तो क्या हुआ, 1 घंटा, 1 घंटा में 15 डिग्री है, आधे घंटे में कितना हो जाएगा, 15 का आधा कितना, वो 7.5। तो मैं पृथ्वी के ऊपर जितने भी आपके पास में देशांतर हैं उनको 7.5, 7.5, 7.5, 7.5 इस प्रकार ओवरऑल अलग अलग जोन्स में विभाजित कर सकता हूँ। हर एरिया का अपना खुद का टाइम जोन भी हो सकता है। तो हमने भी अपना टाइम जोन कैलकुलेट किया। तो
भारत कहाँ लोकेटेड है? जैसे आप कहेंगे कि सर ये है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, भारत जो है इससे लगभग आपके पास में यहाँ लोकेटेड है। सर ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री आपके पास में, ठीक है ना, और ये हो गया आपके पास में 90 डिग्री, ये 120 डिग्री, 150 डिग्री और एक 180 डिग्री। तो 30 और 60 से थोड़ा सा आगे लगभग हम लोग 82 डिग्री के आसपास में हैं। यहाँ पे कहाँ पे है? 82 डिग्री के आसपास में है। यहाँ पे है ना, थोड़ा बहुत डायग्राम है, आगे पीछे आप देख लीजिए, कोई मानना नहीं है, फोकस कीजिए। सर यहाँ से हम लोगों ने 82.5 डिग्री को, कौन सी है? 82.5 डिग्री, क्योंकि इससे हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ईस्ट, और ये वाला क्या है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा? ये अगर यहाँ पे यूके है तो इसके वेस्ट में क्या आएगा आपके पास में? क्या सर? इसके वेस्ट में कनाडा आएगा, इसके वेस्ट में यूएसए आएगा, इसके वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका आएगा, है ना? यही सारे हैं। परंतु भारत तो सर जो है आपके पास में, यहाँ पे अगर यूके है, ग्रीनविच रेखा है, तो इसके 82 डिग्री पूर्व में। सर अगर यूके पे जो टाइम हुआ है उससे पहले आप देखेंगे कि भारत उससे आगे है या पीछे है, तो मैंने कहा कि सर ईस्टर्न एरिया जो भी होगा वहां पे पूर्व में पहले सूर्य उगता है। पता है ना रोटेशन कितने किससे किस तरफ है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो पूर्व का एरिया जो है वो पहले सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य का प्रकाश से अनुभव करेगा, वहां पहले सूर्योदय हो रहा है। तो सर ईस्टर्न एरिया में पहले सूर्योदय हो रहा है, मतलब इस एरिया में पहले सूरज उग चुका है। धीरे 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 सूरज की रोशनी इधर 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 करते करते यूरोप तक भी पहुंच रही है, ग्रीनविच रेखा तक भी पहुंच रही है। मतलब यहां से यहां तक के बीच में डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक के बीच में डिस्टेंस हम बताते हैं सर, लगभग ये है 0 डिग्री, और ये है सर आपके पास में 82.5 डिग्री। तो सर डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास में? अगर मैं इसको 15-15 डिग्री या 7.5 डिग्री के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो क्या हुआ? 15 फाइव जा कितना हो गया? 75। तो 5 घंटे तो ये हो गया, और 75 और 82 में क्या डिफरेंस है? 7.5 का। तो लगभग आपके पास में 5.5 घंटे का डिस्टेंस कितना है? 5 आवर और 30 मिनट का डिफरेंस होगा आपके पास में। पर ये 5 आवर 30 मिनट कौन आगे होगा? भारत आगे होगा। तो देखिए, जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि सर इनके यहाँ पे अगर दोपहर के 12 बजे हैं, 2 PM हो रहा है आफ्टरनून में, तो हमारे यहाँ पे क्या क्या टाइम होगा? हम 5 घंटा 30 मिनट आगे होंगे। क्यों? क्योंकि हम 82 डिग्री जो है इससे आगे हैं। तो एक रेखा को हम लोग यहाँ पे अपना क्या मान लेते हैं दोस्तों? हम टाइम जोन मान लेते हैं। हमारा ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा टाइम जोन क्या है? 5.5 घंटे आगे, क्योंकि हमने 82.5 डिग्री जो है इसको हमने हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान रखा है कि सर इस देशांतर पे जो कोणीय दूरी है उसी ग्रीनविच से कितना डिस्टेंस है। यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं 82.5 डिग्री जो है ये हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम के लिए देशांतर होगा। तो इस देशांतर की स्थिति ग्रीनविच रेखा से लगभग 5.5 घंटे आगे हैं। अतएव अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बजे हैं तो हमारे भारत में जो है लगभग 5.5 घंटे आगे होंगे। मतलब हमारे यहाँ पे टाइम होगा लगभग 5:30 PM, शाम के 5:30 बज रहे होंगे। समझ में आई? तो हम उनसे 5.5 घंटे आगे चल रहे, ये चीज खोपड़ी में बिठा लेना आप लोग। और यहाँ पे इस तरह कई कंट्रीज जो है 15 या 7.5 के विभाजक में, या तो 15 के मल्टीपल में या 7.5 के मल्टीपल में गुणांक के अंदर अपने कालखंड बनाता है। सबसे ज्यादा जो है फ्रांस के कालखंड। आप कहेंगे गुरुजी फ्रांस तो इतू सा कंट्री, जैसे अभी आपने एक मैप दिखाया था उसमें आपने कहा कि सर फ्रांस तो यहाँ पे, परंतु आपको बताऊं फ्रांस की एक टेरिटरी यहाँ भी है, फ्रांस की एक टेरिटरी यहाँ भी है, फ्रांस की कुछ टेरिटरीज यहाँ भी है। तो फ्रांस खाली यूरोप में ही नहीं है, फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज भी हैं, जो आपको साउथ अमेरिका, जो आपको नॉर्थ अमेरिका के आसपास में, जो आपको अफ्रीका के आसपास में, जो आपको इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, साउथ ईस्ट एशिया में भी देखने को मिलेगी। इस कारण ये क्या कर रहा है फिर अपना यहाँ पे 15-15 डिग्री के गुणांक के अनुसार अपना टाइम जोन कैलकुलेट करता है ना? जैसे हमने अपना टाइम जोन कैलकुलेट किया कि सर यहाँ पे 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, तो ये 82.5, 82.5 डिग्री ईस्ट जो है ये हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम होगा, भारतीय मानक समय होगा, है ना? तो 82.5 हमारी एक तरीके से जो है टाइम जोन है, इसको भारत के लिए रिजर्व रखा गया है। ये ऐसा नहीं कि इसके ऊपर वाले देश नहीं मान सकते, हमारे से ऊपर जैसे तिब्बत हो या हमारे से ऊपर और भी कई सारे जैसे देश देख सकते हैं आपके पास में, तो उसमें भी हो सकता है। जैसे रशिया है तो रशिया का भी हो सकता है, परंतु हमारा उत्तर से दक्षिण का विस्तार और पूर्व से पश्चिम का विस्तार लगभग सेम है। तो हम लोग ये समय गुजरात से लें या अरुणाचल से लें,
ये भी तो, इसमें भी तो डिफरेंस है, क्योंकि भारत का लगभग पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री का है। 15 डिग्री बराबर 1 घंटे का डिस्टेंस, तो 30 डिग्री बराबर 2 घंटे का डिस्टेंस। गुजरात और अरुणाचल का टाइम देखा जाता है इस हिसाब से तो 2 घंटे का डिस्टेंस होता। बहुत कंफ्यूजन होता, तो भारत ने कहा नहीं भाई छोड़ो, ना इसकी बीच की, है ना। और बीच का समय क्या है आपके पास में, भारत का मानक समय हमें इसलिए 82.5 लिया, नहीं तो गुजरात से उस रेखा को निकाला, ना ही हमने अरुणाचल से निकाला, अभी तो हमने ठीक इसको सेंटर से ही पास किया, 82.5 से पास किया। अब देखो इस पे प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। टाइम कैलकुलेशन बताया कि ग्रीनविच के समय के साथ अंतरराष्ट्रीय समय को जो है घोषित किया जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम इसको कहा जाता है, इसी कारण जीएमटी लिखा जाता है समय के साथ में। अन्य देश की समय की गणना भी इसी के सापेक्ष में की जाती है। सामान्यतः समय गणना के लिए जो है ऐसे देशांतर चुनते हैं जो 15 और 7.5 से भाज्य हो, है ना। और भारत के लिए जो है हमने ऐसा ही भाज्य 82.5 डिग्री को चुना। तो कुछ देशों के, तो जैसे भारत के लिए तो सिर्फ एक ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, कई देशों के लिए तो और भी ज्यादा टाइम जोन हो सकते हैं, और भी ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम हो सकते हैं, है ना। परंतु हम लोगों ने कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। अब जैसे रशिया है बहुत फैला हुआ है, यूएसए बहुत फैला हुआ है, फ्रांस अलग अलग जगह फैला हुआ है, तो सर उनके लिए बन सकता है ऐसा। हमारा तो कहाँ फैला हुआ है, 30 डिग्री में पूरा ही समेट जाते, तो 1 घंटे के कंफ्यूजन को, 2 घंटे कंफ्यूजन को कम करने के लिए हमने बीच से उस रेखा को गुजार दिया, ठीक है। तो अगर ग्रीनविच मीन टाइम अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो भारत के आसपास में, है ना, लगभग हमने कहा 5.5 घंटे आ गए। तो ऐसा ही कुछ एरिया ले लो, जैसे कि हमने कहा कि सर इससे 60 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा। अब देखो ग्रीनविच रेखा से ईस्ट में जाओगे तो टाइम आगे बढ़ेगा, इससे पीछे जाओगे तो टाइम पीछे चला जाएगा आपके पास में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो बताइए 60 डिग्री ईस्ट पे क्या होगा। 60 डिग्री ईस्ट पे आप वापस वो वाला फॉर्मूला लगाए, 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए 4 घंटे, तो सर ये घंटा, सर ये समय 4 घंटे आगे होगा। कितने घंटे, 4 घंटे। यहाँ पे 12 बजे तो यहाँ पे दोपहर के क्या होंगे, 4 PM होंगे, शाम के 4 बज रहे होंगे। जबकि ये समय क्या होगा आपके पास, अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बजे हुए तो यहाँ पे 60 डिग्री वेस्ट में क्या होगा, 4 घंटे का डिस्टेंस है। 60 डिग्री बराबर 4 घंटे का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 15, 60 डिवाइडेड बाय 15, तो 60/15 बराबर 4 घंटे का डिफरेंस। पर ये 4 घंटे आगे या पीछे, बोले पश्चिम में है ना इसलिए पीछे है। तो पश्चिम में पीछे का क्या मतलब, 12 से 4 घंटे पीछे, मतलब 12 से 4 घंटे पीछे बराबर हो गया 8 PM। क्या हो गया, 8 PM का समय हो रहा है। क्लियर हुआ ये चीज आप लोगों को, है ना। बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझना है। एक और चीज इसके साथ में आता है ना, कि सर ये ग्रीनविच मीन टाइम है, अगर मैं यहाँ पे 180 डिग्री वेस्ट का समय लूं, 180 डिग्री ईस्ट का समय लूं तो क्या होगा, कि सर अगर यहाँ पे जो समय है उसमें यहाँ पे क्या समय होगा और उसमें फिर यहाँ पे क्या समय होगा। अब इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। यहां से 180 डिग्री ईस्ट 15 से विभाजित करो, कितना होगा, 12 घंटा। 15 10 टाइम होता है 150, और फिर भी 30 रहता है, 2 घंटा एक्स्ट्रा, बराबर हो गया आपका 180 डिग्री। तो यहां से यहां तक का टाइम डिस्टेंस क्या है, 12 घंटा, और यहां से यहां तक का टाइम डिस्टेंस क्या है, 12 घंटा, क्योंकि ये भी 180 डिग्री वेस्ट है। तो जीएमटी से 180 डिग्री ईस्ट भी लगभग 12 घंटे का डिस्टेंस है, 12 घंटे आगे चल रहा है ये टाइम। जीएमटी से प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से 12 घंटे पीछे चल रहा है आपका 180 डिग्री वेस्ट वाला पोजीशन। हमने एक और लाइन लिखी थी जहां हमने लिखा था कि सर ये 180 डिग्री ईस्ट और ये 180 डिग्री वेस्ट दोनों ही सेम ही रेखा है ना। ये आपके पास में ग्रीनविच रेखा जो यहां से गुजर रही है लगभग लगभग यूरोप के ऊपर से, ग्रीनविच से, लंदन से, और इसके ठीक ऑपोजिट होती हैं प्रशांत के अंतर्गत, पैसिफिक ओशन के अंतर्गत यह लाइन, ये रेखा। और ये वाली जो रेखा है मित्रों आपके पास में यहाँ पे 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों आकर के जुड़ जाते हैं, दोनों आके जुड़ जाते हैं। अब दिन में कितने घंटे होते हैं, आप कहेंगे गुरुजी 24 घंटे। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक के बीच में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, सर यहाँ पे अगर सुबह के रात के 9 बजे हैं, यहाँ पे क्या है, रात के 9 बजे हैं, है ना। तो ये क्या होगा आपके पास में, सर यहाँ पे सुबह के 9 बजे होंगे, क्योंकि ये क्या होगा, आगे चल रहा है, और यहाँ पे क्या होगा 12 घंटे पीछे, यानी यहाँ पे अभी भी जो है दिन के 9 बज रहे हैं। अब आपको पता होगा कि सर ये स्थान और ये स्थान तो एक ही है, क्योंकि इन दोनों को पीछे से जोड़ना। अब इसी रेखा को हम लोग कह देते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, क्योंकि 24 घंटे के डिस्टेंस के बाद में यहाँ से यहाँ का डिफरेंस क्या हुआ, सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे से सुबह के 9 बजे, 24 घंटे हो गया, 12 घंटा प्लस 12 घंटा, 24 घंटे का ओवरऑल डिफरेंस है सर, कितना है, 24 घंटे का ओवरऑल डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इस रेखा को क्रॉस करने से, इस रेखा को क्रॉस करने से, 24 घंटे के डिफरेंस को क्रॉस करने से हम लोग क्या कर जाते हैं, डेट चेंज हो जाएगी फिर आपकी।
इस बार आवर चेंज नहीं होगा, इस बार डेट चेंज होगी। तो सोचिए, इस रेखा के इधर 12 मार्च चल रहा है, परंतु इस रेखा के इधर 11 मार्च चल रहा है। ये दोनों ही सेम रेखा है, ये दोनों ही क्या है, सेम लाइंस हैं। तो मैं ये कह सकता हूं आपके पास में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है ये दोस्तों, कि यह 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट का मर्जिंग पॉइंट है। और इसको क्रॉस करने से क्या हो सकता है कि सर तारीख, यानी आपके पास में डेट जो है वो चेंज हो सकती है, इसलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन का। परंतु यहाँ पे महासागरों के बीच में कई टापू भी आते हैं, कई कॉन्टिनेंट, छोटे छोटे से आइलैंड्स भी आते हैं। तो सर अगर मैंने बीच से गुजार दिया, बीच से गुजार दिया, बीच से गुजार दिया, तो क्या होगा, इसके एक तरफ तो 13 तारीख है, एक तरफ 12 तारीख चल रहा है ना। एक ही शहर में 4 मोहल्ले, 4 कॉलोनी के अंदर 13 तारीख, बाकी के 4 मोहल्लों, 4 कॉलोनी के अंदर जो है 13 तारीख की जगह 12 तारीख चल रहा है। तो कंफ्यूजन कितना होगा, बोले हाँ। तो इसीलिए फिर हम लोग क्या करते हैं इन सब चीजों के अंदर, कि सर हम अपनी इंटरनेशनल डेट लाइन को जो है इस प्रकार गुजारते हैं। समझ में आई बात आपको, कि सर कभी भी निकालो तो उसको वाटर के ऊपर से निकालो, किसके ऊपर से निकालो, पानी के ऊपर से। तो ये जो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट वाली लाइन जो सीधी होनी चाहिए वो कभी सीधी नहीं होती, जबकि हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है वो हमेशा क्या करती है राइट। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों हमने इस 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मिलने वाली दोनों देशांतर रेखाओं को सीधा नहीं खींच करके लेफ्ट राइट और इस तरीके से खींचा। कारण प्रशांत महासागर में कई छोटे छोटे द्वीप और कई बड़े द्वीप से, हम अगर उसी द्वीप के किसी भी लैंड, किसी भी स्थल भाग के ऊपर से अगर इस रेखा को गुजारेंगे, एक तरफ दूसरी लाइन, दूसरी तरफ दूसरी लाइन, ऐसा ना हो, इसलिए फिर हमने यहाँ पे इस रेखा को समय समय पे क्या कर दिया गया, इसको मेंड भी कर दिया गया। सीधी रेखा खींच के क्या करना, हालांकि ये सारी रेखाएं तो काल्पनिक है, हमारी प्रायोजकता के लिए, हमारी यूटिलिटी के लिए। समझ में आई बात आपको। तो याद रखें कि यह सारी रेखाएं, जैसे जो अपने पास में अंतरराष्ट्रीय जो आपके पास में ये तिथि रेखा है, ये एक काल्पनिक रेखा है ना, 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा के लगभग लगभग समानांतर ही बहती है। अब समानांतर लगभग कहा, क्योंकि हर जगह ये समानांतर नहीं, कई जगह पे हमने इसको अपने अनुसार भी यहाँ पे मोड़ा है। तो यह तिथि रेखा के पूर्व में पश्चिमी गोलार्ध है, तथा इस रेखा के पश्चिम में जो है वह पूर्वी गोलार्ध स्थित है। बिल्कुल सर, आपके पास ये बात भी सही है। और तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार्व करने पर, जैसे आपके पास में अगर मैं ये कहता हूं कि सर ये वाली जो है इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसको कह रहा है कि पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, मतलब ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, इससे अगर मैं इधर क्रॉस करूंगा तो आपके पास में जो है एक तिथि बढ़ जाती है ना। और इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको पश्चिम से पूर्व में जाऊंगा तो एक तिथि यहाँ पे क्या कर जाएगी, घट जाएगी। और 3 स्थानों से बचने के लिए यहाँ पे हमने इसको हटा, आगे पीछे मेंड गया है। एक पूर्वी साइबेरिया की जगह पे यहाँ पे जो इसको थोड़ा मोड़ा गया, अलूशियन द्वीप के आसपास में मोड़ा गया है, और प्रशांत महासागर जो पैसिफिक ओशन है उसके आसपास में भी इसको मोड़ा गया है ना। ये इस प्रकार सीधी है इंटरनेशनल डेट लाइन, फिर ये प्रशांत में थोड़ी सी मोड़ दी आपने, और फिर ये वापस एंटार्क्टिका की तरफ सीधी चली गई। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके इधर पश्चिमी गोलार्ध और इसके इधर पूर्वी गोलार्ध है, ठीक है ना। और ये चीज याद रखना है आपके पास में, ये प्राइम मेरिडियन नहीं है, प्राइम मेरिडियन के इधर पूर्वी गोलार्ध है और प्राइम मेरिडियन के इधर पश्चिमी गोलार्ध है, ठीक है ना। हम प्राइम मेरिडियन के ठीक उल्टा आ गए, हम लोग यहाँ पे 180 डिग्री वेस्ट के समानांतर चलने वाली इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे, यहाँ पे आपके पास में ये दोनों हेमिस्फीयर क्या दिखेंगे, अपन को उल्टे दिखेंगे। तो इसलिए लिखा कि सर हमें इसके पूर्व में तो पश्चिमी गोलार्ध और इसके पश्चिम में पूर्वी गोलार्ध दिखाई दे रहा है। इस रेखा से इधर जाने पे जो है आपके पास में एक डेट माइनस हो जाएगी, और इधर इसके इधर जाने पे अपन को डेट गेन हो जाएगा, दिन गेन हो जाएगा, क्योंकि इसके इधर तिथि अलग है। जैसे मैं कह रहा हूँ सर आपके पास में यहाँ पे है 13 तारीख, है ना। मैं कह रहा हूँ सर ये है आपके पास में 13 अक्टूबर, और ये वाली जो है आपके पास में कह रहा हूँ 12 अक्टूबर चल रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, आप है ना, इधर से इधर जा रहा हूँ, तो मेरे को डे लॉस हो रहा है, माइनस लिखा है। क्यों? क्योंकि सर मैं हूँ तो 12 तारीख के अंदर, पर अगर मैंने जैसे ही डेट क्रॉस कर दी तो मेरे पास में क्या आ गया, 13 अक्टूबर। अब कहोगे सर देखो डेट बढ़ गया, नहीं, मेरा समय तो घट गया ना। मैं एक फ्लाइट में ट्रेवल करते हुए, मैं ट्रेवल करना चालू किया था मैंने, है ना, 12 अक्टूबर को शाम को, है ना, कि सपोज 9 बजे मेरी फ्लाइट थी, और 4 घंटे की फ्लाइट के बाद में इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करने के बाद में मैं पैसिफिक के किसी भी एक आइलैंड में लैंड करता हूँ। पर जैसे इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस की तो 4 घंटे ही बीते थे और मेरी यहाँ पे डेट ही चेंज हो चुकी है ओवरऑल।
तो मेरे लिए तो टाइम लॉस हुआ ना, तो यहाँ पे आई विल बी लूजिंग अ डेट एंड आई विल बी लूजिंग अ टाइम। जबकि इस तरफ अगर मैं आऊंगा तो इससे क्या होगा आपके पास में कि सर इधर तो 13 तारीख है और इधर यहाँ पे क्या है 12 तारीख चल रही है। 12 तारीख में जी चुका हूँ, मेरी लाइफ में गुजर चुकी है। 13 तारीख को मेरी फ्लाइट थी सुबह में जल्दी में 9 बजे, परंतु जैसे ही मैंने इंटरनेशनल डेटलाइन वापस क्रॉस की, चूंकि यहाँ पे अभी भी 12 तारीख चल रही है, तो जैसे ही लैंड करूंगा वापस, मेरे यहाँ पे लैपटॉप में, मोबाइल में, आईपैड में टाइम क्या दिखाएगा मेरे को कि सर आपके पास में इस समय रेखा स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार यहाँ पे तिथि जो है वह 12 अक्टूबर चल रही है। तो यहाँ पे आई बी गेनिंग टाइम, मतलब उसी 12 अक्टूबर को मेरे को वापस रहने को मिलेगा, वापस वही समय में स्पेंड कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ और मिल जाएगा, ये सारी चीजें काल्पनिक है। समय है, डिस्टेंस है, अक्षांश है, देशांतर है, हमने हमारी सहूलियत के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना सीखा है। तो पृथ्वी का एक्सियल बैंड आपने सीखा मेरे साथ में। यहाँ पे हीट जोन्स जो हो सकते हैं कि कौन सा इक्वेटर है, कौन सा उष्णकटिबंधीय है, कौन सा शीतोष्ण है, कौन सा फ्रिजिड ध्रुवीय क्षेत्र है, इसकी जानकारी ली। इन महत्वपूर्ण अक्षांशों की हमने जानकारी लेने के पास में देशांतरों की भी यहाँ पे बातचीत जो है हमने लोगों ने अच्छे से कर दी। कौन कौन सी ये रेखाओं से कौन कौन से देश गुजरते हैं, इक्वेटर हो चाहे आपके पास में ये प्राइम मेरिडियन हो, इसकी भी हम लोगों ने एक अच्छी सी खासी जानकारी ले ली। ठीक है ना, और सारे ही मैंने जो है साथ में नोट्स में भी इंक्लूड कर दिया है। अक्षांश रेखाएं और खड़ी ये जो है देशांतर रेखाओं की हमने बातचीत कर दी है ना। देशांतर रेखाओं को हमने बहुत ही अच्छे से समझा कि ग्रीनविच रेखा, मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन जो है इसके पूर्व और पश्चिम के अंदर कोणीय दूरी को यह इंगित करेगा। 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट दोनों सेम रेखाएं होगी। इसी के समानांतर जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा चलती है, ठीक है ना। और काफी सारी चीजें जो है हमारी यहाँ पे क्लियर हुई। हर देश का अपना क्या होगा, एक अलग से स्टैंडर्ड टाइम होगा। जैसे कि भारत जो है, ये देखिए भारत का अपना एक अलग से स्टैंडर्ड टाइम है और इसमें लिखा है 5 आवर एंड 30 मिनट। तो यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से कितने, लगभग 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे ईस्ट में। ठीक है ना। हर देश का देखो इस प्रकार अलग अलग है, चाइना का अलग है, रशिया ने देखो अलग अलग यहाँ पे अपने टाइम जोन्स बना रखे हो कि इसका पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है विस्तार काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार हमने 2 भाग पढ़ लिए। अब मैं फिर थोड़ा कंसोलिडेट करवा देता हूँ चीजों को आपके लिए। कंसोलिडेशन काफी महत्वपूर्ण और काफी जरूरी भी होता है दोस्तों। सबसे पहली जो चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना, सिखाना और समझाना चाह रहा हूँ वो ये है दोस्तों कि हमने अर्थ के बारे में बेसिक जानकारी ली, उसकी गतियों के बारे में ली, अक्षांश देशांतर के बारे में फिर हमने दूसरी जानकारी ली कि सर यहाँ पे क्या ग्रेटिक्यूल सिस्टम होता है, रेखा तंत्र होता है। तो हमने यहाँ पे हमारे अक्षांश रेखाएं और फिर यहाँ पे जो देशांतर रेखाएं हैं, हमने इन दोनों की जानकारी ली। अब इसके उपरांत तीसरा भी आ जाता है। सर इस तीसरे में हम लोग क्या करने की चेष्टा कर रहे हैं, सर अब हम यहाँ पे कुछ प्रमुख थ्योरीज हैं, कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। शुरुआत से ही पृथ्वी को सीखने और समझने की कोशिश की गई जोग्राफर्स और कई सारे जो हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। तो हम उन विचारकों, उन वैज्ञानिकों के द्वारा कई कारण बताए गए कि सर क्यों महासागर, क्यों महाद्वीप, क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या समानताएं हैं, क्या विसंगतियां हैं। उन्होंने उन प्रभावों और कारणों की विवेचना दी जिसके कारण पृथ्वी अपने वास्तविक स्वरूप में, मतलब ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, यह सारी चीजें हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। जियो मतलब पृथ्वी, मॉर्फ मतलब आकृति, भू आकृति विज्ञान भी इसको कहा जाता है। किसके लिए, तो हमारी भू आकृतियां, कहाँ पहाड़, कहाँ पठार, कहाँ मैदान, पर ये क्यों है, कहीं का पहाड़, कहीं पठार, कहीं मैदान क्यों है। क्यों पृथ्वी में कभी कभी भूकंप आ जाता है, क्यों पृथ्वी में कई बार जो है आपके पास में वॉल्केनो देखने को मिलता है, क्यों आ जाती है सुनामी बार बार। प्रश्न है, अच्छे हैं, समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें। पृथ्वी के अंदर क्या है, कैसे पृथ्वी लगातार चलेमान है, क्या इसका चुंबकीय तत्व है, क्या ये लगातार चुंबकत्व इसका बदलता जा रहा है अपने, है ना, या फिर ये स्थिर भी रहता है। तो हमें आज की तारीख में जहाँ पे महाद्वीप और महासागर देखने को मिलते हैं, क्या करोड़ों वर्ष पहले भी उसी स्थान पे थे जैसे आज है, क्या करोड़ों वर्ष बाद में भी इसी स्थान पे रहेंगे जिस स्थान पे आज है। तो हम पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की बातचीत करते हुए समझने की कोशिश करते हैं कुछ थ्योरीज के माध्यम से। तो अभी चैप्टर नंबर 3 डालेंगे आप मेरे साथ में, और इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर मेरे साथ में आप पढ़ेंगे थ्योरीज यानी सिद्धांत। और इन थ्योरीज यानी सिद्धांत में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं नंबर 1, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, सबसे पहले एक वैज्ञानिक महाशय आए, उन्होंने कहा ये महाद्वीप है ना,
ये अपनी लोकेशन पे हमेशा स्थिर नहीं रहता। आप कहते हैं क्या बात कर रहे हो सर, हमारा पूरा भारत, हमारा पूरा एशिया चीन के साथ में हो, चाहे पूरा ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे पूरा यूएसए हो, ये पूरा महाद्वीप जो है ये पूरा का पूरा आगे पीछे हो रहा है। बोले हाँ हो रहा है, महाद्वीप विस्थापित कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं, पर किसके ऊपर ड्रिफ्ट कर रहे हैं? जैसे आप कई बार देखा हो तो फिसल जाते हैं, कोई भी चिकनी सतह है उसके ऊपर फिसल पाते हैं। तो कौन सी ऐसी सतह है, कौन सी ऐसी सरफेस है जिसके ऊपर ये महाद्वीप जो है वह ड्रिफ्ट कर रहे हैं, वह विस्थापित हो रहे हैं, अपनी वर्तमान जो स्थिति है उससे कई गुना जो है आपके पास में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में यह मूव कर सकते हैं। सो वी आर supposed to think and we are supposed to ponder on those theories as well। तो पहली थ्योरी का आप लोग हेडिंग लगा दीजिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और इस पहली थ्योरी के अंदर ही दोस्तों हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं, है ना। सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आया कब? आज से लगभग 100 वर्षों से भी ज्यादा समय, 1912 में। कौन वैज्ञानिक थे? वैज्ञानिक महाशय थे एल्फ्रेड वैगनर। एल्फ्रेड वैगनर जो थे आपके पास, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दुनिया का नक्शा देखिए, और दुनिया के नक्शा में सबसे पहले वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है ये जैसे सारा कुछ पहले जुड़ा हुआ था, किसी कारणवश इनमें जो है कहीं न कहीं जो विस्थापन देखने को मिलता है, ये आपस में टूटते हैं और दूर-दूर जो है विस्थापित हो जाते हैं, ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाते हैं। तो बोले कैसे पता? बोले मैप देखिए आप लोग जो है साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका के अलावा आप अफ्रीका का मैप देखिए, तो दोनों के ही जिस प्रकार यहाँ पे ये शेप देखने को मिला, ये ठीक यहाँ पे शेप से मैच हो रहा है। जैसे आपके पास में ये शेप देखने को मिल रहा है, वो इस शेप से मैच हो रहा है ना। तो ये बता रहे हैं कि एक समय हुआ करता था जब ये वाला इलाका पूरा का पूरा यहाँ हुआ करता था और ये दोनों ही जो है जुड़े हुए थे। कालांतर में कुछ कारणों से इन दोनों में विभाजन हो जाता है, ये दोनों ब्रेक अपार्ट हो जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर चल पड़ते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। यानी ये जो महाद्वीप है, ये जो कॉन्टिनेंट है, ये विस्थापित हो जाता है। एल्फ्रेड वैगनर साहब कहते हैं कि देखिए दो चीजें जुड़ी हुई थी, ये कैसे पता चला आपको? जैसे सपोज मेरे सामने ये कागज है ना। अब ये जो कागज है, अगर मैं इसको दो हिस्सों में विभाजित करने की कोशिश करूं, अब आपको एग्जैक्ट पता होगा, ये दो कागज आपको कहीं भी पड़े मिल जाएं तो आप क्या कहेंगे कि सर ये दो दूर दूर है, अभी हाल फिलहाल ये दो दूर दूर है। पर अगर मैं इन दोनों को नजदीक लाने की कोशिश करूं, जैसे मैं यहाँ पे इसको नजदीक लाता हूँ, ये यहाँ पे एग्जैक्ट, बोलो सर ये एग्जैक्ट मैच है, इसको कहते हैं जिगसॉ फिट। जैसे कोई पजल सॉल्व हो गई हो, जैसे कोई लॉक एंड की सॉल्व हो गई हो, जैसे यह इसका ही विभाजित टूटा हुआ हिस्सा है जो इससे अलग किया गया है। पहले कालांतर में ये दोनों ही एक ही लैंडमास का भूभाग का हिस्सा हुआ करते थे। तो बोले देखो कई महाद्वीपों की आपको जो शोरलाइन देखने को मिलती है, जो तटरेखा, जो शेप, इसका जो ज्यामिति देखने को मिल रही है, वो आपस में ही एक आपस में मिक्स हो सकती है, मैच हो सकती है, एक पजल की तरह। इसको उन्होंने कहा जिगसॉ फिट। क्या बोला इन्होंने? जिगसॉ फिट। तो इन्होंने कहा कि पहले एक थ्योरी देता हूं, दुनिया में जितने भी महाद्वीप है आज जो हमें इस पृथ्वी पे देखने को मिलते हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, जितने भी आपको कॉन्टिनेंट्स देखने को मिल रहे हैं ना, ये आज जो है अलग अलग हैं दूसरे से। परंतु पहले एक टाइम था पृथ्वी के इतिहास के अंदर ही जहां पे सारे के सारे महाद्वीप आकर के साथ जुड़ गए और यहाँ पे उन्होंने एक सुपर कॉन्टिनेंट बना दिया। इसी सुपर कॉन्टिनेंट को इन महाशय ने नाम दे दिया पैनजिया। पैनजिया। तो पैनजिया क्या है? आपके पास में एक तरह का सुपर कॉन्टिनेंट। पृथ्वी पे जितना भी स्थल था, जितना भी लैंड था, जितने भी महाद्वीप थे, वह सब साथ आ जाते हैं और पैनजिया का निर्माण करते हैं। वे लास्ट में बचते हैं आपके पास में पैंथलासा। क्या है पैंथलासा? पैंथलासा का मीनिंग होता है जो लेफ्ट ओवर हिस्सा के अंदर क्या है? पानी। भाई दुनिया में महाद्वीपों के अलावा क्या है? महासागर है। जब मैंने सारे महाद्वीपों को इकट्ठा कर लिया, पीछे क्या बचा? महासागर, यानी सारा का सारे पानी बचा। तो यहाँ पे पैंथलासा, थलासा मतलब होता है, थला मतलब होता है वाटर और वाटर बॉडी से रिलेटेड होता है। पैन मीन्स ऑल, तो सारा पानी सब हो एक हो गया आपके पास में। तो यहाँ पे एक सुपर ओशियन बन गया। सुपर ओशन, सारे ओशन को मिला दिया इन्होंने, तो इनको नाम दे दिया पैंथलासा। अब ये सारी चीजें क्या रियल है सर? ये नाम उन्होंने दिया, इन्होंने थ्योरी दी है, एक परिकल्पना दी है, एक अवधारणा दी है
कि सर ऐसा हुआ होगा, आज से लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पहले ऐसा हुआ होगा कि सारे महाद्वीप एक स्थान पे इकट्ठा थे, सारा का सारा सराउंडिंग में जो है वो पैंथलासा हुआ करता था। तो पैंजिया जो कि सारा लैंड मास है, उसको पैंथलासा जो कि सारा का सारा वाटर बॉडी उसने घेर रखा था। फिर अर्थ की हिस्ट्री के अंतर्गत कुछ समय उपरांत इनके अंदर क्या होता है, विभाजन होता है। इसी पेंजिया में क्या होता है, विभाजन होता है। और यही पेंजिया जो है दोस्तों, यही पेंजिया, इसको थोड़ा सा अगर मैं जूम करके दिखा दूं तो ये बीच में से विभाजित हो जाता है, यहां से विभाजित हो जाता है। और जब ये पेंजिया यहां से विभाजित होता है, सोचिए दो जमीन के टुकड़े विभाजित होते हैं, उसके बीच में पानी भरेगा कि नहीं भरेगा। अगर इसको मैं यहाँ से डिवाइड करता हूँ, इसके बीच में गैप आएगा, तो ये पानी इसके अंदर एंटर करेगा कि नहीं करेगा। जी सर बिल्कुल, यहाँ पे पानी एंटर करेगा। तो सर ये आसपास से जो है पानी यहाँ पे, सागर यहाँ पे एंटर कर जाता है पानी। तो ऊपर वाला हिस्सा को हमने क्या कहा, इसी पेंजिया का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो जाके बन गया अंगारा लैंड। इसको लॉरेंशिया नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण वाला हिस्सा पेंजिया का जो है वो बन गया आपका गोंडवाना लैंड। कौन सा बन गया, गोंडवाना लैंड। और इस अंगारा और गोंडवाना लैंड के बीच वाला जो पानी का हिस्सा था, जो सागर था, इसे हमने कहा टीथियस सागर या टेथिस सागर। तो ये टेथिस सागर आपके बारे में पता होना। ये शुरुआत में पेंजिया और पैंथलासा कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर हुआ। फिर लाखों वर्षों बाद, करोड़ों वर्षों बाद जो है जुरासिक पीरियड के अंदर आते आते आपके पास में यहाँ अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। इसके बीच में टीथियस सागर का निर्माण हुआ। अब इसके आगे मतलब ये शुरुआत में क्या था, सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, है ना। ये यूरोप, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जुड़े हुए थे। धीरे धीरे क्या होता है, 225 मिलियन साल कार्बोनिफेरस एरा की बात है। पृथ्वी के इतिहास में 225 से हम 150 मिलियन साल पहले की बात करें कि इसमें विभाजन होता है। जब इसमें विभाजन होता है, कुछ नॉर्थ की तरफ जाना शुरू करते हैं लॉरेंसिया, कुछ यहाँ पे दक्षिण वाले हैं, इनको हमने गोंडवाना का हिस्सा दिया। ये रहा हमारा भारत, ठीक है। अब थोड़ा सा और यहाँ पे टाइम पीरियड आ जाइए, 100 मिलियन ईयर्स के आसपास में आप देखेंगे आपके पास में नॉर्थ अमेरिका यूरोप से जुड़ा हुआ था, एशिया यहाँ पे है, इंडिया ये रहा, अभी भी एशिया से टकराया नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया, ये एंटार्क्टिका था, ये साउथ अमेरिका था, ठीक है ना। तो जो पेंजिया था वो आगे विभाजित होता गया, विस्थापित हो गया और यहाँ पे ड्रिफ्ट करता गया, डिस्प्लेस करता गया। आज अगर हम बात करें, जैसे हम अपने दुनिया को आज देखते हैं, वो ऐसा दिखता है, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, भारत एशिया का भाग, सबसे दक्षिण में साउथ एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये एंटार्क्टिका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। आज हमें दुनिया ऐसी दिखती है, पर दुनिया पहले ऐसी नहीं थी। दुनिया पहले ऐसी थी, और भी पहले ऐसी थी, और भी पहले ऐसी थी। पहले पेंजिया हुआ करता था, उसमें विभाजन हुआ, है ना। और पेंजिया में विभाजन से क्या बना, ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड, नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड, है ना। ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड, जिसे लॉरेंशिया कहा गया, नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड। तो भारत भी किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। भारत भी किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। भारत किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये चीजें याद रखने योग्य, इस पे प्रश्न भी बने हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर साहब ने 1912 में ये चीज बताने की कोशिश की कि जो हमारी दुनिया, जो हमारे महाद्वीप, जो हमारे कॉन्टिनेंट है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऐसा क्यों है। ये उनकी अस्थिति, उनकी अवस्थिति के पीछे उन्होंने परिकल्पना दी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, CDT, महाद्वीपीय विस्थापन अवधारणा या सिद्धांत। इसमें 1912 में जर्मन मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने सबसे पहले ये कहा के अध्ययन से इन्होंने बताया कि सभी महाद्वीप एक विशाल भूभाग का हिस्सा थे, जिसे हम पेंजिया कहते हैं ना, सुपर कॉन्टिनेंट। और इसके चारों ओर जो है एक विशाल महासागर था, जिसे हम पैंथलासा कहते हैं, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। और कालांतर में समय के साथ साथ पेंजिया दो भागों में विभाजित हो जाता है। उत्तरी भाग को हम लोगों ने अंगारा लैंड कह दिया, दक्षिणी भाग को हम लोगों ने गोंडवाना लैंड कह दिया। इसके बीच में जो पानी भर गया उसको हमने टीथिस सागर नाम दे दिया। ये चीज भी हम लोगों ने लिखवा दी है। उत्तरी गोलार्ध के प्रमुख महाद्वीप जो हैं आपके पास में, है ना, उत्तरी गोलार्ध के प्रमुख महाद्वीप जो है वो अंगारा लैंड से बने, और दक्षिणी गोलार्ध के प्रमुख महाद्वीप जो है वो गोंडवाना लैंड मास से बने। तो आपको पता होगा उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध क्या, ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, इसके ऊपर वाले जो थे वो सारे के सारे अंगारा लैंड मास से बने, नीचे वाले जितने भी थे आपके पास में वो किससे बने हैं, गोंडवाना लैंड मास से बने, है ना। ये चीज आपको याद रहना चाहिए। भारत भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, परंतु याद रहे भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, जो प्रायद्वीप है ना, प्रायद्वीप मतलब जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, 1, 2 और 3, ये प्रायद्वीपीय भाग है भारत का। और ये पेनिनसुलर हिस्सा जो है भारत का,
यह गोंडवाना लैंडमास से बना। किससे बना है? गोंडवाना लैंडमास से बना, जो पहले अफ्रीका के साथ कनेक्टेड था, जो पहले यहाँ पे जो है दक्षिण के अंदर जो है हिस्सा हुआ करता, इक्वेटर से ऊपर ये ट्रेवल करता गया। तो हमें पता चला कि भारत जो है आपके पास में उसका सबसे पुराना भाग क्या है? प्रायद्वीप, जो हमारा लगभग लगभग आप देखिए उत्तरी मैदानों से लेकर से दक्षिण वाला जो पूरा एरिया है ना, वो प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप वाला हिस्सा बहुत ही भाग है, बहुत ही पुराना है, जबकि उत्तरी भाग जितना भी है वो अभी नया है। जैसे नया क्या है आपके पास में, ये मैदान उत्तरी मैदान है, और उसके ऊपर वाला हिस्सा क्या है? आपके हिमालयाज है। ये सारे के सारे हिस्से अभी हैं, ये अभी रिसेंटली बने हैं, जियोलॉजिकल पास्ट। कोई 2 5 10 15 20 साल पहले की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अभी भी लाखों करोड़ों वर्ष पहले की। ठीक है, तो वैगनर साहब ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझाया, कुछ कारण बताने की बात की, पर वो जो कारण बताए वो एग्जैक्ट बता पाए थे कि सब एक साथ पहले जुड़े थे, फिर ये विभाजित हुए और ये विस्थापित होते गए। पर ये इसके पीछे कारण क्या था, फोर्स क्या था, वो नहीं समझा पाए। जब ये इनके पीछे के कारण या फोर्स को नहीं समझा पाए, तो यहाँ पे एक नई थ्योरी आती है 1960 के अंदर। आगे जितने भी जो शिष्य, देखो जो काम गुरु करके गया ना, वैगनर साहब करके गए, अल्फ्रेड वैगनर साहब, उसी के आगे जो है कई सारे और भी। 1960 प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, दुनिया आगे बढ़ती है, वैज्ञानिक जो है ऑब्जर्वेशन आगे बढ़ती है ना, नवाचार होता है, रिसर्च होता है, ओशियंस की अच्छी जानकारी थी, दुनिया जो है एक देश से दूसरे देश आना जाना, जलमार्ग बहुत ही सुनिश्चित हो चुका था, जलमार्गों के द्वारा जो ओशियन फ्लोर की जो है मैपिंग करना शुरू कर चुके थे। तो कई वैज्ञानिक आते हैं, और फिर उन लोगों ने जो अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दिए गए इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की कमी थी कि वो कारण नहीं बता पाए कि ऐसा क्या फोर्स है, ऐसा क्या बल है जो इन महाद्वीपों को एक जगह से दूसरी जगह तक विस्थापित कर रहा है, ये सिखा सके, समझा सके। तो उस कमी को इन्होंने दूर करने की कोशिश की है। 1960 के दशक में हैरी हेस आते हैं अपना महाद्वीपीय नितल विस्तार सिद्धांत, है ना, कॉन्टिनेंटल फ्लोर स्प्रेड थ्योरी के साथ में। तो इस महाद्वीपीय नितल विस्तार सिद्धांत को वो समझाने की कोशिश करते हैं। इसी के अंतर्गत कई सारे ऑब्जर्वेशन और आगे के जो इनके स्टूडेंट थे, पार्कर, मैकेंजी, मॉर्गर, इन लोगों ने भी इस थ्योरी को जो है सपोर्ट किया और इस थ्योरी को और इम्प्रोवाइज किया। तो जो सबसे पहली कौन सी थी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये कई चीजें बताती थी, पर कई चीजों के अंदर जो है इसके नेगेटिव पॉइंट भी थे कि कारण नहीं बता पाए, प्रभाव बताया इसने कि कॉन्टिनेंट विस्थापित हो रहे, पर क्यों हो रहे वो नहीं बता पाई, रीजन नहीं बता पाई, कारण नहीं बता पाई। अब यहाँ पे उन कारणों का वैज्ञानिक तरीके से, जो सर्वमान्य तरीके से एक एक्सप्लेनेशन देने की चेष्टा की, वह 1960 के नए सिद्धांत, जिसको कहा प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने इस रीजंस को, इन कारणों को जो है आगे एक्सप्लेन किया। जो रिसर्च 1912 में ये देखे गए, उसी के रीजंस को आगे इन्होंने बताने की कोशिश की। तो यहाँ आपको पता रहे 1960 के दशक के अंतर्गत जो है यहाँ पे सबसे प्रमुख प्रवर्तक कॉन्टिनेंटल जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के थे, वो थे हैरी हेस। इन्होंने क्या कहने की कोशिश की? सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या में पार्कर, मैकेंजी, मॉर्गन जैसे अन्य वैज्ञानिक भी थे, पर एक होता है मेजर प्रोपाउंडर। मेजर प्रोपाउंडर में सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी के जो प्रवर्तक थे हैरी हेस, उनका नाम आता है दोस्तों। ये क्या कह रहे थे कि सर हमारा ये जो दुनिया है ना, जैसा अभी बाहर से दिख रहा है वैसा है नहीं। जैसा आपने कभी फुटबॉल देखा है, ये तो हमें ग्लोब देखने को मिला, कभी फुटबॉल देखा है? याद करो कैसी दिखती है फुटबॉल। कि गुरुजी जो फुटबॉल होती हैं वह कुछ ऐसी होती हैं, ऐसे कुछ हेक्सागन्स होते हैं उसके, और उन हेक्सागन्स को जोड़ के, स्टिच करके, सिलाई करके फुटबॉल जो है उसे बनाया जाता है। अरे हाँ या ना? सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तो तुम्हारी आवाज नहीं आती, तुम जोर से नहीं बोलते हो क्लास में, बोलोगे भी कैसे? ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है ये तो मजाक कर रहा था। चलो ठीक है। अब इन्हीं इसी चीज को जोड़ करके, मतलब इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके ही मैं क्या बनाता हूँ? मेरी फुटबॉल बनाता हूँ। तो सोचने की कोशिश कीजिए, ये जो पृथ्वी है, ये जो गोला है, ये जियोइड है, ये जो हमने कहा कि भूआब है, यह भी इसी प्रकार के छोटी छोटी प्लेट्स से मिलके बना है। और इन छोटी छोटी प्लेट्स को जो है हमने कहा कि ये लिथोस्फेयर, मतलब पृथ्वी के सबसे ऊपरी हिस्सा जो है हमारा स्थल मंडल जो है, ये स्थल मंडल कई बड़ी और छोटी इसी प्रकार की प्लेटों में विभाजित है, कई बड़ी बड़ी और कई छोटी प्लेटों के अंदर विभाजित है। और ये प्लेटें आपस में टकराती हैं और दूर जाती हैं। सबसे पहली चीज जो प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने के लिए, कि जो ये लिथोस्फेयर है ना, ये जो महाद्वीप और महासागर जिसके ऊपर लोकेटेड है, यह कोई एक सीधा कनेक्टेड भूभाग नहीं है, ये छोटे और बड़े कई मेजर और माइनर प्लेट्स में टूटा हुआ है। ये खोपड़ी में बिठा लीजिए। अब जब जब ये टकराती हैं, जब ये प्लेट्स आपस में टकराएगी, है ना, अब सोचिए अगर आप
ताली बजाते हैं तो नॉर्मल सा क्लैप भी करते हैं, आपकी अंगुलियां और पाम जब भी टकराते तो भी छोट एक कंपन पैदा होता है, एक आवाज, एक ध्वनि पैदा होती है, आपके छोटे मोटे से एकदम ना नन्हे मुन्ने कोमल से हाथ बच्चों के, उससे भी जो है कितनी आवाज और उससे भी जो है कितनी ऊर्जा और कंपन पैदा हो सकता है। सोचिए, दो बड़ी बड़ी प्लेट जिनके ऊपर कई देश है, जिनके ऊपर कई स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, अब ये दोनों प्लेट आपस में टकराएगी, दम, तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, भूकंप आएगा कई जगह से, एग्जैक्टली तो जब जब इनमें टकराव होता है इन दो प्लेटों के बीच में, जब जब टकराव देखने को मिलेगा तब भूकंप, ज्वालामुखी और उसके अंदर कंप्रेशन से फोल्ड माउंटेन्स भी हमें देखने को मिलेगी। और इसी कारण तो हमारे जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग कहते हैं ना, कहाँ पहाड़, कहाँ पठार, कहाँ मैदान, कहाँ वलित पर्वत, कहाँ भूकंप, कहाँ ज्वालामुखी, ये सारी चीज जो है हम लोग इस लिथोस्फीयर की प्लेट्स की एनालिसिस, इसकी समझ से प्राप्त कर सकते, मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इन सब चीजों को समझाने में हमें आगे और मदद करने वाली है। तो सबसे पहले इसमें ये चीज लिखिए कि ये जो सिद्धांत है इसमें प्लेट्स के निर्माण, विकास और विस्थापन के कारण भूकंप, ज्वालामुखी जैसी भूआकृतिक घटनाओं को, है ना, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी करती क्या है, ये बताती है कि सर प्लेट्स कैसे बनती हैं, प्लेट्स कैसे डिस्प्लेस होती हैं और इनके डिस्प्लेसमेंट यानी इनके मूवमेंट से, टकराने से क्या क्या होता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, कई पहाड़ बनते हैं, भू आकृतिक परिघटनाएं होती हैं और उन सभी भू आकृतिक परिघटनाओं का वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देती है। तो सर प्लेट विवर्तन की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है कि सर आपका स्थल मंडल कई छोटे बड़े भागों में विभाजित है और स्थल मंडल के इन भागों को हम लोग जो है नाम दे देते हैं प्लेट। क्या नाम दे देते हैं, प्लेट। दुनिया में ऐसी 7 प्रमुख और 20 लघु प्लेटें भी देखने को मिलती हैं। तो जो ये पृथ्वी है इसका सबसे ऊपर वाला जो स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर है, यह कई ऐसी छोटी और बड़ी, कई छोटी और बड़ी प्लेटों में विभाजित है। अब यह प्लेट पे क्या हो सकता है, आप देखिए पृथ्वी पे क्या है, ऑब्जर्व कीजिए, ये आपकी पृथ्वी है ये। अब इस पे बताइए मुझको क्या है सर, या तो महाद्वीप है या महासागर है, या तो कॉन्टिनेंट है या ओशन है, इन दो के अलावा और तो कोई दूसरी चीज नहीं है ना, या तो जल है या स्थल है प्लेटों के ऊपर। तो प्लेट के ऊपर या तो कॉन्टिनेंट होगा, यानी यहाँ पे क्या है, यह कोई महाद्वीप है, या फिर आपके पास में यहाँ पे जल हो सकता है, यानी इस पे कोई सी हो या इसमें कोई ओशियन हो सकता है, यस और नो। तो हमें यह पता चला कि सर सबसे ऊपर वाली जो लेयर है आपकी लिथोस्फीयर, जिसे आप हिंदी में स्थल मंडल कहते हैं, ये कई प्रमुख और लघु, कई मेजर और माइनर प्लेटों में विभाजित है। इन प्लेटों के ऊपर या तो महाद्वीप होगा या महासागर हो सकता है। महाद्वीप है तो उसे महाद्वीपीय प्लेट बोल दिया, उसके ऊपर अगर जल है, पानी ज्यादा मात्रा में है तो उसे महासागरीय प्लेट बोल दिया। कई प्लेटें ऐसे भी होगी जो महाद्वीप और महासागर दोनों को ही साथ में कैरी कर सकती हैं, ठीक है ना। बट मेजरली हम लोग दो प्लेट्स में विभाजित करते हैं कि जो स्थल मंडल के ऊपर अगर अधिकतम क्षेत्र जो है वो महाद्वीप का है तो वो महाद्वीपीय प्लेट हो गई, और अगर किसी प्लेट का अधिकांश हिस्सा ओशन के अंतर्गत है, वो उसके ऊपर ओशन देखने को मिल रहा है, तो यह महासागरीय ओशनिक प्लेट हो गई। सर इस महाद्वीपीय प्लेट या महासागरीय प्लेट में क्या डिफरेंस होगा, सबसे पहले इनकी बनावट में डिफरेंस देखने को मिलेगा, है ना, इनकी भौतिक विशेषताओं में डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो महाद्वीप होते हैं वो बने होते हैं ग्रेनाइट के, जबकि महासागर होते हैं उनका तल, उनका जो लिथोस्फीयर वाला जो प्लेट होता है वह महासागरीय प्लेट जो है वो बसाल्ट की बनी होती है। अब महाद्वीप बता दूं आपको दोस्तों, ये हल्का होता है, लाइट होता है, कम घनत्व होता है, जबकि महासागर होता है इसका जो बसाल्ट से बना होता है, और बसाल्ट काफी भारी होता है, काफी हैवी होता है, ये याद रखना। तो सोचिए जब भी दो चीजें टकराती हैं तो उनमें से अगर दोनों के दोनों जो चीजें हैं उसमें एक चीज भारी है और एक चीज हल्की है तो क्या होगा, जो भारी है वह डूब जाएगी नीचे, जो भारी है वो टकरा करके नीचे की तरफ सबसाइड हो जाएगी, यस और नो। अब आप कहेंगे गुरुजी भारी है तो नीचे क्यों चली जाएगी, पानी हल्का है, कंकड़ भारी है, तो उसके कारण क्या हुआ, जैसे ही पानी के ग्लास में कंकड़ डाले, कंकड़ सीधा ग्लास के पैंदे तक पहुंचता है, यस और नो, ग्लास के पैंदे तक पहुंचता है। इसके ठीक विपरीत कहा जाए मित्रों, आपके पास में, है ना, पानी के ऊपर तेल की बूंद पानी से भी हल्की होती है तो पानी की सतह पे है, सरफेस पे रहेगी, वो ऊपर रहेगी। तो जब भी यहाँ पे महाद्वीप की प्लेट ओशन की प्लेट से, ग्रेनाइट की प्लेट बसाल्ट की प्लेट से
ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगी तो क्या होगा, जो भारी है, भारी क्या है, महासागरीय प्लेट, क्योंकि वो किससे बनी है, बसाल्ट से बनी है। तो ये हैवी प्लेट, ये ओशनिक प्लेट, ये महासागरीय प्लेट टकराने के बाद में क्या करेगी, नीचे चली जाएगी। सर पृथ्वी में इसमें टकराव के बाद में अगर ये ओशनिक प्लेट अगर नीचे चली गई, या ओशनिक प्लेट यहाँ टकराव के बाद में नीचे चली गई, नीचे है क्या पूरा, मैग्मा ही तो है। और मैग्मा क्या है, पिघली हुई चट्टानें, जहां पे तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी हो सकता है। तो यही प्लेटें, यही महाद्वीप, यही चट्टानें, यही नीतल, यही सी फ्लोर जो है वह नीचे जाकर के उस गर्मी में, उस मैग्मा चैम्बर में फिर वापस पिघल जाता है, फिर वापस मैग्मा का रूप ले लेता है। फिर वही पिघली हुई चट्टानें जो हैं वह कहीं न कहीं मैग्मा चैम्बर का हिस्सा बन जाती। यहां तक तो सर क्लियर हो गया हमारे पास में। अब जब हम कहें कि सर यहाँ पे पृथ्वी के अंदर जो ऊपर की अगर हम देखें सर, ये तो हमने कहा कि सर ये वाला भाग जो है, आपने कह दिया सर ये लिथोस्फेयर है ना, ये है आपका स्थलमंडल, ठीक है ना। इसके ठीक नीचे 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पे होता है एस्थेनोस्फेयर। क्या होता है, एस्थीनोस्फेयर, दुर्बल मंडल। क्या बोला जाता है इसे हिंदी के अंदर, दुर्बल मंडल। अब ये जो दुर्बल मंडल है ये क्या करता है, सर जो मैग्मा अभी हमने कहा ना कि सर ये प्लेट टकरा के नीचे जाएगी, ये भी पिघल जाएगी, पत्थर है, रॉक्स है, ये सारे पिघल जाएंगे। जब ये प्लेट चट्टान ये पिघल जाएगी और मैग्मा में तब्दील हो जाएगी, डिके होगा इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। सर पृथ्वी के अंदर यूरेनियम भी हो सकता है, पृथ्वी के अंदर और भी कई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, और हर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, वो धीरे धीरे विघटित होता है। जब उनका विघटन होता है तो उससे उष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, और जो ऊर्जा निकलती है, जो वो हीट निकलती है उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिके के कारण, उसके कारण तापमान और बढ़ता है। तो आप में से कई लोग जानना चाहते होंगे कि सर पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या है, कौन सी भट्टी, कौन सा इंजन, कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपको पता होगा पृथ्वी के अंदर मैग्मा लगातार क्यों बनता रहता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लगातार क्या कर रहे हैं दोस्तों, विघटित होते जा रहे हैं, लगातार उनका डिके हो रहा है, और उस डिके के कारण क्या हो रहा है, एनर्जी, उष्मा, हीट बन रही है, और उसके कारण तापमान बढ़ रहा है। तो जैसे ही ये यहाँ पहुंचते हैं रेडियो एक्टिव डिके के कारण, ये मैग्मा चैम्बर, ये एस्थेनोस्फेयर वाला जो एरिया रहेगा, यहाँ मैग्मा हमेशा टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, क्योंकि रेडियोधर्मी जितने भी पदार्थ हैं उनके विघटन से उष्मा, एनर्जी, हीट, तापमान मेंटेन रहेगा। और ये एरिया हमेशा क्या रहेगा, लगभग लगभग ना ही तो सॉलिड है ना ही पूरा लिक्विड है, अभी तो ये एरिया सेमी मोल्टन स्टेज में, प्लास्टिक स्टेज में रहेगा। सर प्लास्टिक क्या होता है, देखो जैसे एक होता है सॉलिड और एक होता है आपके पास में मेंडेबल। तो प्लास्टिक का रबड़ होता है ना, तो आप देखते हो उसको थोड़ा सा मेंड भी कर सकते हो, उसको थोड़ा मोड़ भी सकते हैं, मतलब उसमें मेंडेबिलिटी आ सकती है, उसके अंदर थोड़ा सा दुर्बलता आ सकती है। तो एस्टेनोस्फेयर ये वही क्षेत्र है जो पृथ्वी की गहराई में 100 से 200 किलोमीटर का है। यहाँ मैग्मा चैम्बर्स देखने को मिल जाएंगे, और इसे दुर्बल मंडल भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह की जो ये प्लेटें हैं, ये आपस में टकरा भी सकती हैं, एक दूसरे से दूर भी जा सकती हैं, यानी ये दोनों प्लेटें, इनकी गति अगर एक दूसरे की तरफ है तो टकराव भी हो सकता है, ये दोनों एक दूसरे से कहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकती हैं, ठीक है ना। बट कब ये टकराएगी और कब ये दूर जाएगी, खेला इसके ऊपर है पूरा, है ना। तो हमें ये समझना है कि पृथ्वी की गहराई के अंदर चलते हैं आपके पास में थर्मल कन्वेक्शन साइकिल्स, है ना, थर्मल कन्वेक्शन करंट चलते हैं। अब ये थर्मल कन्वेक्शन करंट को हम हिंदी में कहते हैं, थर्मल मतलब उष्मा, कन्वेक्शन मतलब संवहन, करंट मतलब धारा, धारा मतलब एक दिशीय प्रवाह। किसी भी द्रव्य का, किसी भी लिक्विड का जब एक दिशीय प्रवाह होता है उसे एक धारा कहा जाता है। जैसे पानी में हम लोग पढ़ेंगे कि सर ओशियंस में, महासागर में जो है कोल्ड एंड वार्म करंट होते हैं, है ना, ठंडे और गर्म धाराएं होती, जल धाराएं होती। ठीक उसी प्रकार हमारे पृथ्वी के नीचे 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में एस्ट्रोस्फेयर के भी नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा कि सर यहाँ पे पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में, अंदर वाले भाग में इस प्रकार की उष्मीय संवहन धाराएं चलती है। सर ये क्यों चलती हैं, उष्मीय संवहन धाराओं का कारण क्या है। जैसे कोई भी प्लेट नीचे की तरफ गई, नीचे जाकर के वो पिघल गई, पिघलने के बाद में क्या होगा, सर पिघलने के बाद में जैसे ही यहाँ पे वो नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, तो उसका तापमान जो है वो और गर्म होगा, क्योंकि नीचे तापमान ज्यादा है। तापमान गर्म होकर के वह चीज ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर की तरफ उठेगी, तापमान उसका कम है, एस्टेनोस्फेयर के आसपास में वो लगभग जो है रबड़ी सा हो जाएगा, एकदम रबड़ सा हो जाएगा, और सेमी मोल्टन स्टेज में वो पहुंच जाएगी। अब इसके ऊपर ये प्लेट जो है वो स्किड करती है, हमारी प्लेट क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, तैर रही है। जैसे कमल का फूल जो होता है ना, बड़े से जलाशय के ऊपर कैसे तैर रहा होता है, ठीक उसी तरह हमारी भी ये जो प्लेट्स हैं ये क्या कर रही है,
इस एस्थेनोस्फेयर के ऊपर, इस दुर्बल मंडल के ऊपर, जो सेमी मॉल्टन स्टेज में, ना ही तो पूरा लिक्विड है ना ही पूरा सॉलिड है, इसके ऊपर स्किड कर रही है, उसके ऊपर फ्लोट कर रही है, उसके ऊपर तैर रही है। ये खोपड़ी में बिठा लिया सर है हमने, ठीक है ना। तो यह प्लेट अब इन संवहन धाराओं की दिशा के अनुसार चलती है। जैसे एक संवहन धारा की दिशा देखो, ऊपर गया, इधर गया, नीचे गया, इधर गया, तो इसकी संवहन धारा क्या है, ये है। इस वाले की संवहन धारा क्या है सर, यहाँ पे प्लेट टकराई, प्लेट नीचे गई, पिघल गई, तापमान गर्म हुआ, गर्म तापमान गर्म मैग्मा वापस ऊपर की तरफ उठता है, इसका संवहन होता है, कन्वेक्शन होता है, ऊपर की तरफ गति होती है, ऊपर जाकर के वापस ठंडा हो गया एस्थेनोस्फेयर के आसपास में, वापस जो है वो नीचे की तरफ गति करेगा, वापस गर्म होगा, वापस ऊपर की तरफ चलेगा। तो इस प्रकार हीटिंग और फिर ऊपर जाकर के कूलिंग, फिर नीचे जाके हीटिंग, फिर ऊपर जाके कूलिंग की ये संवहन धाराएं, ये चक्रीय गति जो है, ये ऊष्मीय संवहन धाराएं, ये थर्मल कन्वेक्शन सेल्स जो है, ये लगातार चलते रहते हैं, करंट्स लगातार चलते रहते हैं, और इनकी दिशा के अनुसार ही ऊपर की प्लेट्स की मूवमेंट होती है। जैसे इसकी दिशा जो है आप देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है ना, इसकी दिशा जो है आपके पास में क्लॉकवाइज है। तो इस कारण क्या होगा, ये दोनों प्लेट, ये एक इस तरफ आएगी प्लेट और ये प्लेट इस तरफ जाएगी, तो दोनों प्लेट आपस में टकराएगी। जब भी दो प्लेटें टकराती हैं तो इनकी जो ये बाउंड्रीज हैं, इनके ये जो किनारे हैं, ये आपस में बैंग करेंगे, इनके आपस में टकराव होगा, और इन दोनों के टकराव के कारण इस सीमा को, इस प्लेट बाउंड्री को हम लोग कहते हैं अभिसरण, कन्वर्जेंस अंग्रेजी में लिखा जाता है। तो ये अभिसारी प्लेट किनारे। सर दूसरा क्या हो सकता है, जैसे एक संवहन धारा एंटी क्लॉकवाइज है, कई बार संवहन धारा, जैसे दूसरी इसके पास वाली संवहन धारा क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा के अनुरूप है, तो यहाँ पे जो प्लेट है वो उसको दूर लेके जाएगी, इस प्लेट से दूर लेके जाएगी। तो इसके कारण क्या होगा, इस प्लेट की गति इस दिशा में, इस प्लेट की गति इस दिशा में, ये दोनों आपस में दूर जा रही है। दूर जाने को हम लोग लिखते हैं डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस को हिंदी में लिखा जाता है अपसरण। तो ये प्लेट किनारे क्या होंगे, ये अपसारी प्लेट किनारे होंगे, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री होगी। अब मुझे बताइए भूकंप कहाँ आएगा, प्लेटों के टकराव के कारण आता है, या फिर दो प्लेटें जो आपस में जुड़ी हुई थी उनके दूर जाने के कारण भी उसके अंदर जो लॉक्ड एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या कर सकती हैं, कंपन के फलस्वरूप निकल सकती हैं। तो इन प्लेट किनारों पे ही आपको भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां देखने को मिलती है, राइट। तो उसके नीचे का, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का कारण है सर थर्मल कन्वेक्शन करंट। थर्मल कन्वेक्शन करंट क्या करते हैं कि सर प्लेट की गति की दिशा को तय करते हैं। अगर दो प्लेटें आपस में टकराती हैं अभिसारी प्लेट किनारे, अगर एक दूसरे से दूर जाती है तो डाइवर्जिंग प्लेट किनारे हो गई, ठीक है ना। सर इसका तापमान क्यों मेंटेन रह पाता है, तो बताया सर रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन से होता है कि सर जो दुर्बल मंडल होता है उसके नीचे तापमान जो है ज्यादा मेंटेन हो पाता है। एक प्लेट भारी, एक प्लेट हल्की, है ना, ओशनिक कॉन्टिनेंट, ये सारी चीजें जो है इवेंचुअली आपको सीखने को मिलेगी। अब साथ साथ में चीजें लिखिए, हमारा दुर्बल मंडल एस्थेनोस्फेयर में रेडियोधर्मी पदार्थों का विघटन होता है, उससे उष्मा विघटन मुक्त होती हैं, और उसके कारण जो है चट्टानें क्या करती हैं, पिघल जाती हैं, और इसके कारण जो एक मैग्मा चैम्बर का निर्माण हो जाता है। यही मैग्मा चैम्बर गर्म होकर के ऊपर उठता है, जिसके कारण क्या बनती है, उष्मीय संवहन धाराएं बनती है। धारा मतलब एक दिशीय प्रवाह, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है इनका फ्लो देखने को मिलेगा। इस उष्मीय संवहन धाराओं के कारण ही प्लेटों की गति होती है। तो जो सारा मामला अल्फ्रेड वेगनर साहब 1912 में नहीं समझा पाया था, है ना, वो सारी चीजें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने समझाई। क्या समझाई कि सर ये कन्वेक्शनल करंट चलता क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है, एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, बेनी ऑफ जोन क्या होता है ना, संवहन धाराएं क्या होती है, रेडियोधर्मिता क्या होती है, और प्लेटों की गति के कारण प्लेट किनारों पर जो है कई सारी भू आकृतिक घटनाएं होती हैं, है ना। विवर्तन की दृष्टि की कहा जाए इसको, प्लेट किनारे काफी महत्वपूर्ण होते हैं। दुनिया में हमारे पास में कई मेजर प्लेट्स है, उनकी बाउंड्रीज पे मेजर एक्टिविटीज होती हैं, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये यूरोप और ये एशिया को मिला के यूरेशियन प्लेट, ये अफ्रीका अफ्रीकन प्लेट, ये अरेबिया अरेबियन प्लेट, ये इंडिया इंडियन प्लेट, ये ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये है फिलीपींस प्लेट, और 7 नंबर पे देखा जाए तो ये पैसिफिक, जिसको प्रशांत प्लेट के, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पास में नाज़का है, फिर कोकोस और कैरिबियन प्लेट, सबसे दक्षिण में है एंटार्क्टिक प्लेट। और इस प्रकार आपके पास दुनिया में ये 7 मेजर प्लेट्स है। इसके अलावा भी कई माइनर प्लेट्स हैं, जैसे ये फिलीपींस की अलग से प्लेट है, जुना द फूका प्लेट है, नास्का प्लेट है, कैरेबियन है, कोकोस प्लेट है, सकोटिया प्लेट है आपके पास में, अरेबियन प्लेट है ना, ये छोटी छोटी है, ये माइनर प्लेट्स है ना। ऐसी दुनिया में कई 20 प्लेट्स है। अब आपको क्या याद रखना है, कौन कौन सी मेजर प्लेट है, अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिकन, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, प्रशांत महासागर प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और अरेबियन प्लेट, ये मेजर है 7, है ना। इसके अलावा आपके पास में कई लघु प्लेट है, जैसे जॉन डा फूका, कोकोस, कैरिबियन, नाज़का, सोमाली और अरेबियन प्लेट। अब तुम्हारा मैं एक होमवर्क देता हूँ। आज का होमवर्क क्या रहेगा दोस्तों, आज के होमवर्क में तुम लोग लिखो
आपकी एटलस है, मानचित्र है, कहीं से खरीदा होगा आप लोगों ने, तो उस मानचित्र के अंतिम पेजेस पे जाओ, अंतिम आप 10 15 20 पेजेस अगर खंगाल के देखोगे ना, तो आपको ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा, ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा, जहां पे दुनिया की सारी मेजर और माइनर प्लेट्स देखने को मिल जाएगी। उन सारी की सारी जो प्लेट्स हैं उनका नाम लिखिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए, और ये ऑब्जर्व कीजिए कौन सी प्लेट के पूर्व में और पश्चिम में कौन सी और प्लेट है। जैसे कि इंडियन प्लेट के उत्तर में है यूरेशियन प्लेट, इसके दक्षिण में है इंडो ऑस्ट्रेलियन और अफ्रीकन प्लेट, है ना। इस प्रकार आप लोगों को यह माइनर प्लेट्स जो भी हैं इनका भी नाम याद रखना है कि सर जॉन द फूका के पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, किससे ये टकरा रही है, किससे ये दूर जा रही है, कोकोस, नास्का, कैरेबियन, है ना। और भी जो माइनर प्लेट्स हैं इनका आप लोगों को नाम याद रखना है। तो मैंने कौन कौन सी प्लेट्स महत्वपूर्ण है, जैसे बर्मा, सोंडा, फिलीपींस, ये सारी माइनर प्लेट्स है, और माइनर प्लेट्स पे कई एक्टिविटीज होती हैं जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। अब तीन तरह के जो है प्लेट बाउंड्रीज हो सकती हैं, प्लेट किनारे। अगर ये आपस में दो प्लेटें टकराएंगी तो अभी सारी प्लेट किनारे हो जाएंगे, अगर आपस में यह दूर जाएगी तो डाइवर्जिंग अब सारी प्लेट किनारे हो जाएंगे, अगर ये आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, किधर जा रही है किधर जा रही है, तो ये संरक्षित यानी कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज हो जाएगी, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब जब जब प्लेटें टकराएं तब क्या होगा, सर एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तब क्या होगा। यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि जब जब दो प्लेटें का अभिसरण होता है, अभिसारी प्लेट किनारे जब दो प्लेटें टकराती हैं, तो जो भारी प्लेट है, हैवी प्लेट है, वो नीचे की तरफ चली जाती है। हमने पढ़ा ना कि दो प्लेटें टकराएगी, जो भारी होगी वो नीचे की तरफ डूब जाएगी, डूब के कितना गहराई में जाएगी, 100 किलोमीटर, जहां पे क्या होगा, मैग्मा में बदल जाएगी, जिसको क्या कहा जाएगा, बेनियोफ जोन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बेनियोफ जोन कहा जाएगा। अब यहाँ पे जब जब दो प्लेटें टकराती, टकराना अपने आप में विनाश ही तो होता है, डेस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री ही तो है। तो यहाँ पे जो स्थल है, जो लैंड है, जो चट्टान है, जो भूमि है, उसका नाश हो रहा है। क्यों, क्योंकि वह टकराव के बाद में नीचे चली जा रही है भूमि, वह प्लेट, और वह प्लेट नीचे जाकर के पिघल जा रही है, तो इसमें उस प्लेट का विनाश हो रहा है, वो प्लेट डिस्ट्रॉय हो रही है, डिस्ट्रक्ट हो रही है, इस कारण इसको डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी किनारा भी कहा गया। तो जहां जहां पे दुनिया में अभिसरण कन्वर्जेंस हो रहा है, जहां दो प्लेटें टकरा रही है, वहां पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव यानी वो विनाशकारी प्लेट किनारे हुए, है ना। अब जो नीचे जाकर के ये क्या हुआ, ये प्लेट पिघल करके बेनियोफ जोन एस्टेनोस्फेयर में नीचे जाकर के मैग्मा में कन्वर्ट हो गई। यही मैग्मा वापस ऊपर का रास्ता ढूंढता है, और यही मैग्मा कोई एक रास्ता ढूंढ कर पे कहीं से वापस जो है वोल्केनो के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकले। जब ये दो प्लेटें टकराती हैं तो टकराव से कंपन ऊर्जा भी बाहर निकलती है, भूकंप भी आएगा। तो यहाँ पे अर्थक्वेक और ज्वालामुखी भी जो है इस कन्वर्जिंग प्लेट किनारों पे देखने को मिलेगा। तीसरी चीज आपको एक और चीज बता दूं दोस्तों, जब जब दो चीजें टकराती हैं, उनके दो प्लेट टकराती हैं, इनके बीच में कई बार स्थान होगा, उसमें कोई सेडिमेंट्स होंगे, वो सेडिमेंट ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। वो सेडिमेंट्स क्या करते हैं, ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण करते हैं, क्योंकि कंप्रेशन इधर से भी लग रहा है, इधर से भी टकराव आ रहा है, वापस कंप्रेशन, तो बीच वाली चीज है ना वो ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाती है। हिमालय इसी की तरह तो बने, हिमालय में भी क्या है दोस्तों आपके पास में, यह भी एक कन्वर्जिंग प्लेट किनारा है। जैसे कि अगर आप लोग ऑब्जर्व करें, ये इंडियन प्लेट पहले अफ्रीका का हिस्सा थी, ये उत्तर की तरफ मूव करती गई, मूव करती गई, मूव करती गई, आज यहाँ पे। तो इस किनारे पे हम लोग कहते हैं कि सर हिमालय, क्योंकि सर यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराव से क्या हुआ, जो टीथियस सागर के सेडिमेंट्स थे वो कंप्रेशन के कारण, संपीड़न के कारण वलित हो गए, फोल्ड हो गए, और वो आज हमारे पास में जो है हिमालय के स्वरूप में एक फोल्ड माउंटेन है, एक वलित पर्वत श्रृंखला के रूप में देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज क्लियर हुई कि जब जब यहाँ पे अभिसारी प्लेट किनारे होंगे, वहां वहां पे आपको फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अब एक और चीज आप लोगों को बताना है कि सर ये अभिसरण किसका हो सकता है, दो महाद्वीपों का भी हो सकता है, ओशन और कॉन्टिनेंट का भी हो सकता है। कॉन्टिनेंट का कहा ग्रेनाइट से बना है, और ओशन का कहा कि ये बेसाल्ट का बना है। ग्रेनाइट जो है ना वो तो क्या करता है आपके पास में, क्योंकि आपके पास में हल्का है ना, तो इसका संपीड़न संभव है। जब इसका संपीड़न संभव है तो इसके बीच में क्या होगा, फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट हो सकते हैं। पर सोचिए कोई चीज ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा ब्रिटल है, जैसे कि ग्रेनाइट, तो अगर यहाँ पे बीच में दो प्लेटें जो टकरा रही है, उसमें से कोई भी एक प्लेट में ओशनिक प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, तो वो महासागरीय प्लेट बसाल्ट की बनी है। बसाल्ट भारी है, भारी चीज डूबेगी तो सही, परंतु उसके बीच में संपीड़न संभव नहीं होगा, वो प्लेट टूट सकती है, और उसके टकराव के कारण यहाँ पे वलित पर्वत ना बनते हुए यहाँ पे कोई तरह का फोल्ड माउंटेन नहीं बनेगा, अपितु यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब जब यहाँ पे महासागरीय और महाद्वीपीय, महासागरीय ओशनिक और महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराएगी, तब तक यहाँ पे
ओशनिक यानी महासागरीय प्लेट बसाल्ट की है, भारी है, ब्रिटल है, स्ट्रांग है, इस कारण वह टूट जाती, और इसके टूटने के फलस्वरूप क्या होगा आपके पास में, यह गर्त बना देगी, वह ट्रेंच बना देगी। तो जो महासागरीय गर्त है, मरियाना ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, जावा ट्रेंच, ये ट्रेंचेस का निर्माण कैसे हुआ, है ना, इसी कारण हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे अभिसारी प्लेट किनारे दो प्लेटें टकरा रही है, पर जो दो प्लेट टकरा रही है उसमें से एक प्लेट ओशनिक, दूसरी है कॉन्टिनेंटल। ओशनिक बनी हुई है आपके पास में बसाल्ट से, और वो ब्रिटल है, वो स्ट्रॉन्गर है, और वो ब्रेक होकर के सीधा क्या बनाता है, ट्रेंच बनाता है, खाई बनाता है। इसीलिए देखिए जहां पे भी कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री है, जहां पे भी दो प्लेट टकरा रही हैं पर उसमें से एक भी ओशनिक है, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिल जाएगा, वहां पे हमें फोल्ड माउंटेन नहीं और हमें ट्रेंच देखने को मिलने वाली है। तो दो प्लेट किनारे जो है आपके पास में वो एक दूसरे की ओर गति करते हैं, इसे अभिसारी प्लेट किनारे कहा जाता है। अभिसरण के कारण जो है आपके पास में एक भारी प्लेट नीचे धंस जाती है, और जिस एरिया में धंसती है उसे बेनी ऑफ जोन कहा जाता है। और प्लेट का धंसा हुआ भाग जो है वो गर्म होकर के पिघल जाता है और वह नष्ट हो जाता है, इस कारण इसे विनाशकारी प्लेट किनारे कहा जाता है। विनाशकारी क्यों कहा जाता है, यह याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्लेट किनारों पर उच्च तीव्रता के भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी आएंगे और वलित पर्वत भी होंगे, ठीक है ना। पर यहाँ पे हम लोगों को एक और चीज याद रखनी है कि जो प्लेट किनारे हैं आपके पास में, है ना, जो प्लेट किनारे हैं वह कॉन्टिनेंटल ओशनिक अगर हुए, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल है तो समझ में आया, जैसे इंडियन प्लेट ओशनिक प्लेट से टकराई, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, एक महाद्वीपीय प्लेट दूसरी महाद्वीपीय प्लेट से टकराई, तो भूकंप आ रहे हैं हिमालय में आसपास में, ज्वालामुखी भी देखने को मिल सकता है किसी इस एरिया के अंतर्गत। और तीसरा क्या बताया हम लोगों ने सर, अर्थक्वेक है, वल्केनोज है, और तीसरा हमने कहा फोल्ड माउंटेन हिमालय भी देखने को मिल रहा है। पर अब यहाँ पे है कि कॉन्टिनेंट अगर ओशन से टकराएगा तो क्या होगा, इस तरह के अभिसरण में क्या होगा सर, हमने कहा ट्रेंच देखने को मिलेगी, खाई देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, खाई। तो सर महाद्वीप महाद्वीप से टकरा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो चीज हमने देखी कि सर वलित पर्वत देखने को मिलेंगे, फोल्ड माउंटेन एग्जाम्पल हिमालय, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो अर्थक्वेक भी होगा, फोल्ड माउंटेन भी होगा, है ना, ये सारी चीजें होगी। परंतु अब हमें एक और चीज याद रखना है कि सर दुनिया में कोई और भी एग्जांपल है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट से टकरा रहा है, तो अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, उसमें भी सेम देखने को मिल रहा है, एल्प्स है वहां पे ज्वालामुखी देखने को मिल रहा है। अब आप कहेंगे सर अगर ऐसा है तो इंडियन प्लेट भी तो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो यहाँ ज्वालामुखी क्यों नहीं है, हमारे भारत और हिमालयन रीजन में ज्वालामुखी क्यों नहीं है फिर भाई। रीजन है ये कि सर कभी भी ज्वालामुखी जो आता है ना उसके लिए इस बेनी ऑफ जोन में पानी का पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर पानी नहीं पहुंचेगा, वाटर नहीं पहुंचेगा, तो यहाँ पे यह वापस जो ज्वालामुखी है इसको ऊपर की तरफ प्रणोदन में, ऊपर की तरफ बढ़ने में, और जो क्रैक्स है, जो फीजर्स है, जो लाइंस है, उससे ऊपर की तरफ बढ़ने के अंतर्गत ये पानी ही रास्ता निकाल के बनाता है इस बेनी ऑफ जोन से। इस ज्वालामुखी का जो लावा बाहर कैसे निकलेगा, पानी है, वाटर वेपर है, यही रास्ता देगा उसको, यही क्रैक्स डेवलप करेगा, यही उस क्रैक्स में से रास्ता बनाते हुए पहले सबसे पहले भाप निकलेगी, और उस भाप से बने हुए जो रास्ता रहेगा वो क्रैक्स रहेगा, कमजोर रास्ता, उसको ये बेनी ऑफ जोन का लावा जो है ऊपर की तरफ उठेगा। तो किसी भी एरिया में अगर अभिसरण है और उस एरिया में पानी है तो वहां पे वो पानी कहाँ पहुंचेगा, बेनी ऑफ जोन तक भी जाएगा, प्लेट के साथ साथ में बेनी ऑफ जोन में जाएगा, वहां बेनी ऑफ जोन में जाकर के भाप में बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लावा है, तापमान 100 से ज्यादा है, और वही भाप जो है वापस कोई क्रैक, कोई फीजर, कोई दरारे, कोई कमजोर रास्ता ढूंढते ढूंढते वापस सतह पे आएगी, है ना। और जैसे ये सतह पे आएगी, इसने एक रास्ता बना दिया, अब यहाँ पे जो मैग्मा है उसका अगर प्रेशर ज्यादा हुआ तो यह सतह पे आ सकता है, और सतह पे आकर के एक ज्वालामुखी के रूप में फट सकता है, वॉल्केनिक एरप्शन हो सकता है। तो वॉल्केनो के पीछे खाली प्लेटों का टकराव ही कारण नहीं होता है, प्लेटों के टकराव के समय बीच में पानी भी होना चाहिए, पर हमारे यहाँ पे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के बीच में कोई पानी नहीं, जबकि आप अफ्रीका और यूरेशिया के बीच देखो तो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर। तो जो भूमध्य सागर है वहां भी क्या देखने को मिल रहा है कि सर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट से टकरा रहा है, अफ्रीका यूरोप से टकरा रही है, ये दोनों प्लेटों का टकराव हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। परंतु चूंकि वहां पे बीच में भूमध्य सागर है, वाटर बॉडी है, जल है, जो बेनी ऑफ जोन में जा रहा है, जो वापस जल वाष्प में बदल करके, वाटर वेपर में बदल करके ऊपर का रास्ता बना रहा है, जिसको फॉलो करते हुए ज्वालामुखी का मैग्मा बाहर आ पा रहा है, तो ही ज्वालामुखी सतह पे देखने को मिलने वाला है। एग्जाम्पल आपके पास में अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट जब टकराती हैं तो फोल्ड माउंटेन बनेगी। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, एल्प्स पर्वत जो यूरोप में देखने को मिलते हैं। कई सारे इसके बीच में ज्वालामुखी भी हैं। तो आप देखिए
आप दोनों तरफ देखिए, अफ्रीका के नॉर्थ में, यूरोप के साउथ में, है ना, इस प्लेट बाउंड्री के ऊपर देखेंगे तो आपको कई ज्वालामुखी, माउंट स्ट्रम्बोली, माउंट वेसुवियस, माउंट एटना, ये सब देखने को मिलते हैं, राइट। ये सारे महत्वपूर्ण है। रेदर माउंट स्ट्रम्बोली को तो हम लोग लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ये भूमध्य सागर का जो है एक प्रकाश स्तंभ है, लाइट हाउस भी है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो प्लेट किनारे जो हैं वो, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली, वलित पर्वतों के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली, ठीक है ना। ज्वालामुखी कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा उसकी बात की। ओशनिक प्लेट अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराई तो क्या होगा? सर, एक प्लेट तो है महासागर जिसके ऊपर पानी है, दूसरा प्लेट है कॉन्टिनेंट जहां पे है महाद्वीप। अब भारी कौन है? हम कहते हैं सर ओशियन, क्योंकि ग्रेनाइट से बना है तो भारी है। भारी प्लेट क्या करेगी कि सर नीचे डूब जाएगी, नीचे डूब के क्या करेगी? बेनियोफ जोन में जाके लावा बनाएगी, ठीक है सर। पर जो लावा आया है उसके साथ में ओशियन में तो पानी है ना, ये पानी भी नीचे गया, जलवाष्प रास्ता बनाती है और लावा पीछा करता हुआ सतह पे पहुंचता है और ज्वालामुखी में बढ़ता है। तो जहां जहां ओशियन कॉन्टिनेंट से टकरा रहे हैं, महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट से टकरा रही है, वहां वहां पे क्या देखने को मिल सकता है दोस्तों? हमें वहां पे ज्वालामुखी देखने को मिल सकता है ना। और ये प्लेट के ब्रेक होने के कारण हमें यहाँ पे एक समुद्री गर्त, एक ट्रेंच भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार जो भारी प्लेट है, ग्रेनाइट है, वो ब्रिटल है, वो स्ट्रॉन्गर है, वो टूट जाएगी और टूटने से अचानक यहाँ पे गहराई के अंदर एक खाई सा देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? ओशनिक ट्रेंच, महासागरीय गर्त। एग्जाम्पल मरियाना ट्रेंच, है ना। ये चीज याद रख सकते हैं। जैसे देखिए, महाद्वीप साउथ अमेरिका, महासागरीय प्लेट है नाजका, अब ये दोनों टकरा रही आपस में, तो उसको लेकर के देखिए, यहाँ पे ट्रेंच भी देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे वलित पर्वत भी, एंडीज देखने को मिलेंगे, जो कि दुनिया के सबसे लंबे वलित पर्वत हैं, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से पे देखने को मिलेंगे, है ना। तो दुनिया में सबसे लंबे आपके पास में फोल्ड माउंटेन रेंज कौन सी है? तो आप कहेंगे सर एंडीज के रूप में ये देखने को मिलेगी साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें जो है मैंने यहाँ पे राइटअप दे दिया है। अब एग्जाम्पल बताया कि उत्तरी अमेरिका प्लेट और प्रशांत प्लेट अगर टकराएगी तो यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, कई सारे ज्वालामुखी चोटियां भी हैं, माउंट हुड, माउंट रेनियर, माउंट शास्ता, हुड रेनियर शास्ता, बोलो मेरे साथ, हुड रेनियर शास्ता। यह ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट के टकराव के कारण कॉन्टिनेंटल एरिया में आने वाले ज्वालामुखियों के एग्जाम्पल है। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट नाजका से टकराएगी, यहाँ पे पानी है, तो इसके कारण फोल्ड माउंटेन एंडीज बन रहे हैं, वॉल्केनिक पीक्स बन रही हैं, जो है आपके पास में एकेंकागुआ, माउंट कैटापॉक्सी, माउंट चिम्बराजो, है ना, वही सारे एग्जाम्पल्स है। तो अब आपका एक और होमवर्क लिखो, इन सारे लोकेशंस को, है ना, इन सारे माउंटेन्स को आप लोग मैप पे भी देखो, इसको माउंटेन्स को मैप पे देखो और मैप को अंडरलाइन करना, वहां लिखना कि कौन सी प्लेट टकरा रही है, क्यों यह पैदा हो रहे हैं, और कोई डाउट है तो कमेंट में मेरे को आपके वापस बताओ, 1 महीना, 1 हफ्ता, 2 महीना बाद में भी। और लास्ट में मैं जाते हुए आपको टेलीग्राम हैंडल भी देके जाऊंगा, ताकि आपको कोई डाउट है तो कभी भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। वंस अ स्टूडेंट ऑलवेज अ स्टूडेंट। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ओशियनिक ओशियनिक प्लेट बाउंड्री, ओशन प्लेट से अगर टकराए तो क्या होगा? इस बार दोनों ही ग्रेनाइट से बनी हुई है, पर याद रखिएगा दोनों का हमेशा इक्वल क्या नहीं हो सकता। एक बिस्किट लिया आपने, बिस्किट को तोड़ा, जरूरी थोड़ी है कि सर बिस्किट का जो टुकड़ा है हमेशा आपने 50-50 एकदम एग्जैक्ट भार में ही विभाजित किया होगा। जो वो टूटा होगा, जब वो ब्रेक हुआ होगा, तो हो सकता है किसी में 60% वेट होगा, किसी में 30 होगा, किसी में 40 होगा, एग्जैक्टली। तो दो ओशनिक प्लेटें भी टकराई, कोई एक तो उसमें से भारी होगी ना, तो जो ओशनिक प्लेट भारी होगी वो नीचे डूब जाएगी, बेनियोफ जोन में जाएगी, लावा बनाएगी, क्योंकि ओशन है, पानी भी नीचे जा रहा है और ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और ऊपर जाकर के क्या करेगा? ओशनिक प्लेट है, और ओशनिक प्लेट को वापस जो है ब्रेक करते हुए क्या करेगा? वो लावा बाहर आएगा और यहाँ पे क्या बनाएगा? द्वीप। ओशनिक प्लेट से टकरा रही है, ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है आपको, पर वो जब समुद्र के नितल में टकरा रही होती है, धीरे धीरे ज्वालामुखी जब बाहर आता है, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, और धीरे धीरे जो है समुद्र के स्तर, मीन सी लेवल से भी ऊपर आ जाता है, तब जाकर पे यहाँ पे महाद्वीपीय आइलैंड्स की अलग अलग चाप देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये ज्वालामुखी ही है जो कि ओशनिक प्लेट के टकराव के कारण पैदा हुए हैं, और इनका एक पूरा चाप, पूरा सीक्वेंस, पूरी श्रृंखला आपको देखने को मिलती है दोस्तों। तो फिलीपाइंस और पैसिफिक प्लेट जब टकराते हैं, फिलीपाइंस भी आपके पास में पानी वाली, पैसिफिक भी पानी वाली ओशनिक प्लेट है, जब दोनों टकराती हैं तो दोनों के बीच में क्या देखने को मिलेगी गुरुजी? एक तो ट्रेंच देखने को मिलेगी, गर्त देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे गर्त क्या है? मरियाना ट्रेंच। दुनिया की सबसे गहरी गर्त जो है वो मरियाना ट्रेंच है। चैलेंजर डीप जो है इसका सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है उसे चैलेंजर डीप कहा जाता है। वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच, विश्व की सबसे गहरी गर्त किन दो प्लेटों के टकराव से है? तो फिलीपींस ओशनिक प्लेट और प्रशांत ओशनिक प्लेट के टकराने के कारण है दोस्तों, ठीक है। तो इन दोनों ही पॉइंट्स को याद रखना, यहाँ पे भी हम लोग अभिसरण को ही पढ़ रहे हैं।
जब जब अभिसरण है तो वहां वहां भूकंप आएगा, वहां ज्वालामुखी भी हो सकता है, गहरी गर्त का भी निर्माण हो सकता है अगर ओशनिक प्लेट्स इसमें इन्वॉल्व है तो दोस्तों। डाइवर्जिंग में क्या होगा, अब प्लेटें दूसरे से एक दूसरे से दूर जा रही। सर डाइवर्जेंस में देखेंगे ये दो दो प्लेट है, चाहे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट, सर दूर जाएगी तो क्या होगा, ऐसा होगा जैसे कोई ढक्कन खुल गया। पृथ्वी के नीचे क्या है, स्टेनोस्फीयर के नीचे क्या है, लावा। ये लावा ऊपर की तरफ आएगा, ये लावा ऊपर की तरफ आएगा। जैसे ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर गई, जैसे ही दूर गई बीच में जगह है, तो ये लावा सतह पे आया, सतह पे आया। जैसे ही सतह पे आया, लावा है क्या, पिघली हुई चट्टानें। ऊपर आएंगे तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होगा तो क्या हो गया, सॉलिड हो जाएगा, जम जाएगा। जमने के बाद क्या, चट्टान बनाएगा, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। तो यहाँ पे वह लावा आकर के एक सतह बना देता है, एक क्रस्ट बना देता है, एक नई सतह का निर्माण होता है। तो देखो, जब जब दो प्लेटें टकरा रही थी, एक ट्यूब के नीचे जा रही थी, बेनियोफ जोन में पिघल जा रही थी, उसको डेस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री का। परंतु जब जब प्लेटें दूर जा रही है, दूर जा रही हैं, लावा नीचे से ऊपर आकर के नया क्रस्ट का निर्माण कर दे रहा है। और इस न्यू क्रस्ट को जो है हम लोग क्या कह रहे हैं आपके पास में, कि सर यहाँ पे आप प्लेट्स जो है नई बन रही है, नया आपके पास में क्रस्ट, नया लिथोस्फीयर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। परंतु एग्जैक्टली इन दोनों प्लेट्स के बराबर उसकी हाइट नहीं है। तो एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा है, तो इसके कारण इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक तरीके की रिफ्ट वैली। ये रिफ्ट का क्या मतलब हुआ, रिफ्ट मतलब हो गया खाई। खाई ये क्यों क्रिएट हुई आपके पास में, क्योंकि दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर चली गई। इसके कारण नीचे से लावा आया, नया क्रस्ट बना, और यहाँ पे एक रिफ्ट वैली देखने को मिलती है। एग्जाम्पल देखो, ग्रेट ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। और ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, दो प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी अफ्रीकन प्लेट में विभाजन हुआ। पहले अफ्रीका एक ही भाग था, फिर इसमें विभाजन हुआ। विभाजन के फलस्वरूप अफ्रीकन प्लेट अलग हो गई और आपकी सोमालियन प्लेट अलग हो गई। नीचे से लावा आया और इसका नया क्रस्ट बन गया। परंतु उसी के रिफ्ट वैली में पानी इकट्ठा हो गया, और उसी कारण देखो उस एरिया में कई सारी रिवर्स, कई सारी लेक्स भी देखने को मिलती है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इसको कहते हैं। अब याद रखना, जब प्लेटें टकराती हैं ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ज्यादा भूकंप। परंतु जब दूर जाती हैं, डाइवर्जिंग हो रही हैं, तो इतना भूकंप नहीं आएगा। तो ना ही तो इतना ज्यादा बड़े ज्वालामुखी हैं, ना ही इतने ज्यादा बड़े कोई भूकंप होंगे। लो इंटेंसिटी वॉल्केनोज और नो वॉल्केनोज एंड लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल, अफ्रीका जो है, कॉन्टिनेंटल प्लेट अफ्रीका यहां से ब्रेक हो रहा है। इसके पूर्व वाली प्लेट है, इसको सोमाली प्लेट कहा गया, इसके पश्चिम वाली प्लेट को अफ्रीकन प्लेट कहा गया। अब ये दोनों विभाजित होकर के इसके बीच में क्या हो रहा है, लावा बाहर आ रहा है, नया क्रस्ट बन रहा है। और भविष्य में देखने को मिलेगा, आज से करोड़ों वर्ष बाद में, आज से लाखों वर्ष बाद में, यह एक सोमालिया अलग से ही कॉन्टिनेंट बन जाएगा। तो इसके कारण बीच में एक अफ्रीकन रिफ्ट वैली बन रही है, भ्रंश घाटी बन रही है आपके पास में। आपका एक एग्जाम्पल जो है वह होमवर्क भी रहेगा इसके अंतर्गत, आप लोकेट कीजिए। इसी के बीच में कई सारे जो हैं आपको माउंट किलिमंजारो भी देखने को मिलेगा, जो कि एक जो भी इस एक्टिविटी के कारण जनरेट हुआ एक प्रकार का ज्वालामुखी ही है ना। दो, अब सर कॉन्टिनेंट के अलावा कौन सी दो प्लेट दूर जा सकती हैं, ओशनिक प्लेट। सर जब ओशियन में ऐसा हो, महासागर के नीतल में कई मीटर्स की गहराई पे, कई किलोमीटर की गहराई पे ऐसा हो रहा हो, तब क्या होगा। सर जब दो महासागरीय प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, नीचे है क्या, हर प्लेट के नीचे है एस्टेनोस्फीयर, है लावा। अब ये लावा बाहर आएगा, ये लावा बाहर आकर के क्या करेगा, आपके पास में नया क्रस्ट बनाएगा। अब ये नया क्रस्ट बनेगा, फिर और लावा बाहर आएगा, एक तरह की रिज बना देगा, एक तरह की कटक बना देगा, एक तरह की छोटी पहाड़ी बना देगा, है ना। तो ऐसे समझिए अटलांटिक महासागर है, पूरे अटलांटिक महासागर में भी क्या हो रहा है आपके पास में, ओशनिक प्लेट क्रैक, उसके अंदर कोई विभाजन हुआ, फिर दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, दोनों प्लेटें डाइवर्ज कर रही है। अब सारी प्लेट किनारे, उसके बीच नीचे से लावा आ रहा है नया क्रस्ट बन रहा है, नया क्रस्ट बन रहा है, और उसके ऊपर जो है लावा सेटल हो जा रहा है। इसको कटक कहा गया, इसको रिज कहा गया, ठीक है। तो इसी प्रकार हर महासागर के अंदर, हर ओशियन के बीच में भी अब सारी प्लेट किनारे हैं। ओशनिक प्लेट अपने सेंटर पे रिजेस का निर्माण करती हैं इन डाइवर्जिंग प्लेट्स बाउंड्रीज के ऊपर। जैसे कि मध्य अटलांटिक कटक जो है दुनिया की सबसे लंबी, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिज देखने को मिलती हैं आपके पास में, जो 14,000 किलोमीटर तक फैली हुई है ना। लगभग आपके पास में यह आर्कटिक से लेकर के एंटार्क्टिक तक फैली हुई है दोस्तों। तो आप लोगों को डाइवर्जिंग प्लेट किनारे भी पता हो, जहां पे प्लेटें दो विपरीत दिशा में चल रही हो आपके पास में, तो मध्यम तीव्रता के भूकंप आएंगे और कम विस्फोटक ज्वालामुखी निकलेंगे, और लावा जमने से जो है एक नया क्रस्ट का निर्माण होने वाला है ना। इसी कारण इसे रचनात्मक प्लेट किनारे कहा गया। जब प्लेटें टकरा रही थी तो उसे कहा था विनाशकारी प्लेट किनारे, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है, रचनात्मक प्लेट किनारे, नए क्रस्ट का
नए आपके पास में समुद्र के निथल का, नए भूमि का निर्माण हो रहा है, नए लिथोस्फीयर का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। तो महाद्वीपीय किनारों में भ्रंश घाटी का निर्माण होगा, महासागरीय क्षेत्र में कटक का निर्माण होगा। ये दोनों ही डाइवर्जेंस और अपसरण के कारण हो रहा है। अब सर टकराव, अभिसरण और दूर जाना, अपसरण, ये समझ में आ गया। पर अब समझते हैं सर समानांतर गति भी हो तो क्या होगा। सर जब जब समानांतर गति होती है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के समानांतर मूव कर रही है ना, इसको कहते हैं संरक्षित प्लेट किनारे, इसको कहा जाता है कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज या ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। जैसे कि यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है, ये है प्रशांत महासागर प्लेट, और ये है आपकी अमेरिका की नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। अब ये दोनों ही प्लेट जो है या तो समानांतर गति कर लें या ऑपोजिट गति कर लें, तो इसमें क्या होगा, कोई फ्रिक्शन होगा, कोई घर्षण होगा, हल्का फुल्का भूकंप आएगा और एक फॉल्ट बन जाएगा, एक दरार यहाँ पैदा हो सकती है। तो यहाँ पे जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चले, एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में, तो कम तीव्रता के भूकंप यहाँ देखे जा सकते हैं आपके पास में, और यहाँ पे ज्वालामुखी उद्भव लगभग नहीं होता है। और प्लेटों की गति के कारण इस क्षेत्र में लगभग कई बार रूपांतर भ्रंश भी देखने को मिलते हैं आपके पास में, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल सैन एंड्रियस, आपका एक होमवर्क है, आपको एक मूवी देखनी है, मूवी सैन एंड्रियस। ये सैन एंड्रियस क्या बताती है कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट दोनों आपस में समानांतर गति कर रही है, और उसके कारण क्या हो रहा है, एक फॉल्ट बन जा रहा है, क्रैक दम बन जा रहा है उसके अंतर्गत, और उस फॉल्ट, उस भ्रंश के आसपास में देखा अक्सर बहुत ही बड़ी तबाही है। उसमें जो द रॉक, जिसको ड्वाइन जॉनसन कहा जाता है, बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी हैं, एक्टर है, उन्होंने जो है उसमें किरदार, कैरेक्टर का रोल प्ले किया है। आप देखिएगा वो मूवी, मजा आएगा, आपको चीजें रिलेट होगी, अच्छा ये होता है ना। दो प्लेटें समानांतर गति करने लग जाए तो पूरा का पूरा एरिया क्या डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक आएंगे, पर पूरा फॉल्ट लाइन क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। राइट, आज के लिए जो आपने पढ़ा, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, जो साथ साथ में आपने लिखा भी होगा। आपको कोई भी डाउट है ना, आप कोई भी क्वेरी के लिए आंसर जो लिख रहे हैं, एमसीक्यू जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की क्वेरीज अभी और भविष्य में हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे रिलेट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है जगदीश जांगीड़ सर PW, है ना। ये आप QR कोड को स्कैन करके भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। आई विल टेक योर लीव नाउ फॉर द डे। राइट, आज के लिए इतना ही रहेगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, जहां पे हम भूकंप को, ज्वालामुखी को और पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को और बेहतरीन से और गहराई से सीखने, समझने, जानने की, लिखने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, ये क्लास आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के संदर्भ में है। अभ्यास जो है नॉन नेगोशिएबल है, प्रैक्टिस करना है। जो आप हमसे पढ़ रहे हैं वो चीज़ आप कॉपी में लिखिए, उस चीज़ पे PYQ लगाइए, उस चीज़ पे NCERT पढ़िए, क्रॉस क्वेश्चन आप कमेंट में कीजिए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आज की ये क्लास। आई विल टेक यू लीव नाउ फॉर द डे। थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, गॉड ब्लेस यू ऑल।